अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों का मौसम इस तरह है कि हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ रात को सर्दी महसूस होने लग गई है। लोग कंबल डालते हैं, रज़ाई डालते हैं। अभी शहरों में एसी चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एसी बंद होंगे, हम पंखों पर आ जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पंखों को हल्का करेंगे और हल्का करते करते हम पंखों को बंद कर देंगे तो बाज़ाब्ता जो है सर्दी का आगाज़ हो जाएगा। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद बुखारी। 12 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। हम डिस्कस करेंगे प्यारे प्यारे टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक। गो हम सैलाबी कैफियत से गुजर रहे हैं। इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब में एक सैलाब का मंजर है, हर तरफ पानी पानी है, लोग मुश्किल हालात का शिकार हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात के बावजूद हम बड़े हिम्मत और हौसले वाले लोग हैं। हमें सैलाब से निपटना भी आता है। हमने मुद्दत से जो है सैलाबों का सामना किया और सैलाब के बाद हमें अपने घरों को बहाल करना, हमें अपनी ज़मीनों को दोबारा आबाद करना, ये सारा फ़न आता है। बस हमें घर लौट जाने दीजिए, फिर हम सब कुछ संभाल लेंगे। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो है उम्मीद और आस जो है वो हमेशा रोशन रहती है, उसके दिए जलते रहते हैं और यही वजह है कि हम कभी सैलाब से नहीं घबराते। सैलाब जहाँ बहुत तबाही करके जा रहा है वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं कि हमारे पास जो है वो हमारी ज़मीन के ऊपर ऐसी मिट्टी छोड़ कर जा रहा है जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी। हमारे पास जो है वो जो ज़ेरे ज़मीन पानी था जिसकी सतह बहुत नीचे चली गई थी, उसको भी जो है वो ऊपर करके जा रहा है और वहाँ पर जो है सूरत हाल अब बेहतर होने लगी है। तो पानी की जो सतह है वो भी ऊपर आएगी। लेकिन अब जो हम लोग सैलाबी इलाकों में रहने वाले हैं, अपने अपने घरों को आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं, ये वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करें? वो जाके सबसे अहम मसला उनका वो शेल्टर होगा कि वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ अगर उनके मकान गिर गए हैं, कमरे ढह गए हैं तो उस शेल्टर को दोबारा तामीर करना है। और हमारे तमाम जो दही इलाके हैं, सैलाबी इलाके, वहाँ पर ये कच्चे शेल्टर तामीर करना, उसके लिए मिस्त्री मज़दूर को नहीं बुलाना पड़ता। वो मकामी लोग जो है इस फ़न को जानते हैं कि किस तरह जो है कच्ची दीवारें खड़ी करनी है। उसके लिए ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता, गारे का इस्तेमाल होता है। गारे से दीवारें खड़ी की जाती हैं और पत्तल या ऊपर जो है वो एक छपरी डाल दी जाती है जिससे कमरा तैयार हो जाता है। लेकिन इससे अगला जो मरहला है वो बड़ा अहम है और वो है खुराक का मसला, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, हमला ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं। खुराक का मसला जो है वो बड़ा अहम होता है कि हमने क्या खाना है, कैसे खाना है, कोई एहतियात करनी है, क्या चीज़ है जो हमारे जिस्म के अंदर तवानाई भी पैदा कर सकती है और इकनॉमिकल भी होगी, माशी तौर पर हमारे इस्तात में भी होगी। तो ये सब कुछ जानने के लिए, आपको बताने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब। आप फूड के हवाले से एक्सपर्ट्स हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और इसके साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ तहकीक भी करते हैं और फूड को अच्छी तरह जानते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आप खुद क्या खाते हैं, इतने स्मार्ट हैं, ये राज तो बताते जाए आज। मैंने सर 2014 में सच पूछे तो न्यूट्रिशन को पढ़ना शुरू किया था। अच्छा। हम तालिब इल्म ही हैं। ठीक है। बेशक आप के पास कोई भी पोर्टफोलियो हो और लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस हों, उस्ताद जो है जहाँ पे उस्ताद है वहाँ पे तालिब इल्म भी है। तो मैंने 2014 में न्यूट्रिशन को पढ़ना शुरू किया था। अच्छा। और सिलेबस की किताबें पढ़ना शुरू की थी या सच अपने तौर पे तो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है। और कुछ चीज़ों को हमें जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके लिए जब आप उसे पढ़ते हैं तो वो आपको वो थॉट्स देता है जो शायद आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। तो जब आप इसे इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ खुराक की जो अमल दखल है हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ के ऊपर, उस पे बहुत ज़्यादा नो हो नहीं रही लोगों को। ठीक है। पिछले एक दहाई के अंदर लोगों में कुछ थोड़ा सा इसमें सेंसेशन क्रिएट हुई है, सेंसिटाइज हुई है पॉपुलेशन आपकी कि अभी भी कहाँ हुई है सर? कुछ किसी हद तक है। आप देखें कि हम तो हमारे यहाँ वो जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं वो धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं। वो उसके अंदर सेंसिटाइजेशन हुई है, जो बीमारी का शिकार हो गया डॉक्टर के पास पहुँचा है और डॉक्टर ने कहा है कि भाई अब आपने ये खाना है। खैर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप देखें कि जब से हमें पता चला है कि हमारे 30% पॉपुलेशन ज़्यादतीस का शिकार हो गई है, 60% वल्नरेबल है, वो ये इसी वजह से, हाँ, फूड की वजह जब से, ये डिसऑर्डर्स बढ़ना शुरू हुई हैं तो लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि कुछ गड़बड़ है और ज़्यादातर उसमें अमल दखल खुराक का ही है। जहाँ लाइफस्टाइल मुतासर कर रहा है वहाँ खुराक अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। हमारी ये जो हेल्थ डिसऑर्डर्स का जो बढ़ता हुआ रुझान है इसको, तो
लोगों में ये सेंसिटाइजेशन हुए, कोई जो गलत हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो वो राज नहीं बताया आपने गौर अच्छा, करके। तो वो जो था उसमें वो बैलेंस क्रिएट करने वाला आंसर जो था वो मैंने बता खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अच्छा, तो अब हमें सीधा सा फार्मूला बताएं, आप सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर को क्या लेते हैं, रात को क्या लेते हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या मैं सर सुबह नाश्ते में सादा चपाती लेता हूँ। अच्छा, योगर्ट का 1 कप लेता हूँ। ठीक है, ऑन एंड ऑफ जो है उसके साथ रोजाना की बुनियाद पे डेली बेसिस दही का 1 कप है, बिल्कुल ऐसा ही है। मीठा डालते हैं उसमें या फीकी लेते हैं? ये अल्लाह का शुक्र है अभी मुझे ज़्यादा करो जान नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड कर लेता हूँ, एक स्पून जो है, टीस्पून। तो इसके साथ साथ जो है वो 2 वाइट एग वाइट्स हैं वो यूज़ कर लेता हूँ सर मैं। जर्दी समेत? नहीं, विदाउट योग। और डॉक्टर तो हमें कहते हैं कि जर्दी साथ खानी चाहिए। हाँ, दिन में एक होल एग ले सकते हैं आप। अच्छा, 1 होल एग अ डे। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटी है, खुदा न खासा आपको डिस्लिपिडीमिया की या कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की, तो आपको फिर अवॉइड करनी चाहिए। तो 2 अंडे आप बॉयल लेते हैं या उसको ऑमलेट बनाते हैं, फ्राई लेते हैं, क्या? या फ्राइड फार्म में वेरी लो ऑयल के अंदर जो है वो सफ़ेदी है, ठीक है, वो यूज़ करता हूँ। और दोपहर के खाने में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सैलड्स की फार्म में बीन्स और पल्सेस का जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। और शाम का खाना है, दरमियान में हल्की फुल्की स्नैक्स। दोपहर को सैलड की फार्म में फिर आप चपाती नहीं लेते? नहीं, चपाती नहीं लेता मैं। अच्छा, वो सैलड्स हैं, लाइक मेरी प्रेफर्ड चॉइस ये होती है कि मैं लोबिया, चने, कुछ अच्छी सब्जियां हैं, 1-2 फ्रूट्स हैं, इनका कम्बिनेशन बना लिया, ठीक है, और उसको सैलड्स के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। आजकल थोड़ी सी प्रैक्टिस जो कि यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी बड़ी सख्त चल रही है, तो वो मेरी मतलब खुद ही प्रेफरेबली मैं खुद ही बनाता हूँ ये, ठीक है, या फैमिली मुझे सपोर्ट कर देती है, तो इस तरीके से चलता है। स्नैकिंग में जो है वो कभी कभार जो है वो आप कहें कि वो भी प्रेफरेबली आप कहें कि कुछ 2-3 बिस्किट हो गए, और डॉक्टर साहब इतनी डाइट से गुजारा कैसे होगा? और शाम का खाना अच्छा खाता हूं। खटा आदमी हो 100 किलो का, उसको इस डाइट मुझे लगता है कि मेरी बॉडी की जो नीड्स है वो यहाँ पे आके अच्छा, एडजस्ट ये हो वैसे गई है। अमूमन मैंने देखा है कि आप अपने खाने को कम करना शुरू कर दें तो आपका मैदा सिकुड़ता जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसी कम खुराक पर एडजस्ट हो जाएगा। आपने बिल्कुल अगर आप बढ़ाते जाएं तो आप 10 रोटियां पे खाते जाएंगे तो फिर भी वो फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बॉडी में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ खुराक की कमी है, लोग थोड़ी खुराक खाते हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बॉडी की कंडीशन है उसके साथ साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाती है आके। हालांकि वो उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है, तो ये कहें कि फिजियोलॉजिकल चेंज है बॉडी में, और इसको रिवर्ट करने के लिए भी आपको उतनी एफर्ट करनी पड़ती है, उतना ही टाइम लग रहा होता है। अगर मुझे 1 साल अपना डाइटरी पैटर्न ख़राब किए हुए हो गया है, उसको तो फिर 1 साल लगेगा वापस ठीक होने करने के लिए आपको करना पड़ेगा। हम स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकते। ठीक है, एक बंदा बहुत अच्छा खाता है और अचानक उसको कोई प्रॉब्लम से कम कर गया। रात को आप क्या लेते हैं उम्मन? खाना मेरा रात का जो है वो फुल मील है, और चिकन है उसमें प्रेफरेबली वो यूज़ करता हूँ, या मीट की कोई और सूरत है, ग्रेवी रात को डट के खाते हैं, अच्छा खाना खा लेता हूँ। अच्छा, तो इसके असरात क्या मुरतब होते हैं? आपको ये फील नहीं होता कि भाई कोई तवानाई नहीं है जिस्म में, एनर्जी कम है? या जब आप एक्सर्जन में जा रहे होते हैं, लाइक कहीं पे बॉडीली स्ट्रेस है, फिज़िकल स्ट्रेस है, और इवन मेंटल स्ट्रेस भी आपको हो रही होती है, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस में भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लूकोज चाहिए होता है ब्रेन को, और फिज़िकल स्ट्रेस हो तब भी है। तो अगर सप्लाई कम है, नीड ज़्यादा है, तो जाहिर है तो उस सूरत के अंदर आपको फिर आप फौरी तौर पे कुछ ना कुछ ले लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर आपको बल्क में कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, वो फैट्स की सूरत में आप नट्स ले लें। ठीक है, कि आप अब आपका सवाल पूछने लगा हूँ, चाय कितनी पीते हैं? मैं नहीं पीता चाय। नहीं पीते? एग्जैक्टली नहीं पीता चाय। अच्छा, वजह? चाय की बीमारी समझते हैं? नहीं, चाय की बुरा नहीं, चाय की एक्चुअली थोड़ी सी हैबिट भी है, बट मेरी बहुत अरसे से, बचपन से मैं कह सकते हैं आप, मैं चाय में इनकरेज नहीं हूँ। और दो हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर चाय पे बहुत काम होता है, हम चाय पे रिसर्च भी बड़ी करते हैं, मेरे बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी हैं चाय के ऊपर। आपकी वजह से मैं तो हाँ, श्योर सर, बट ये लाइकनेस में आया नहीं है कहीं पे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। हमारी जो ड्रिंक्स हैं पाकिस्तान क्या दुनिया भर में, ये चाय सेहत के लिए नुकसानदेह कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है, जैसे स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, किसी को हाइपरटेंशन का इशू है। अच्छा, अगर
वो नॉर्मल आदमी है, कुछ किसी को कोई इशू भी नहीं है, तो उसको दिन में कितने कप मैक्सिमम चाय पीनी चाहिए? हम तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं 20-20 25-25 कप भी रोज इससे अनडिज़ायरेबल है। कॉफ़ी और चाय के हवाले से रिकमेंडेशंस मौजूद हैं किसी हद तक कि आप दिन में मैक्सिमम कितने कॉफ़ी के कप्स और कितने चाय के कप ले सकते हैं। इट गोज़ अराउंड 4 कप्स अ डे मैक्सिमम। इससे ज़्यादा ना इससे ज़्यादा ना, वो एतदाल नहीं रहेगा ऐसे। एतदाल नहीं रहेगा। असल में इसके साथ आप देखेंगे जो लोग एडिक्ट हैं इसके, वो वाकई एडिक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाय पीते हैं और कुछ नहीं होता उनको, दे आर एडिक्ट, और उनकी नीड होती, क्रेविंग्स होती हैं, उनको मजबूर जैसे करती सिगरेट हैं। पीने वाला बंदा जो है Exactly, बेचैनी शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे ही चाय है। चाय तो वाले को इसमें ऐसे अनासर मौजूद हैं जो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कहें कि निकोटीन आपको मजबूर करता है कि आप लें उसे, तो चाय में और कॉफ़ी में आने वाला कैफीन मजबूर करता है। अगर इन दोनों में चॉइस हो तो फिर क्या पीना चाहिए? चाय ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन कॉफ़ी है। अच्छा, लेकिन उसके लिए मौसम भी सूट करता हो ना। आप कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि गर्मी में अंडे नहीं खाने, अच्छा, वो सर्दी में अंडे खाने, मिसकंसेप्शन है। या दिस इज अ कंसेप्ट, लार्जली ये कंसेप्ट है। अच्छा। और बहरहाल ये कि जैसे आपने कहा कि चाय या कॉफ़ी, चाय अगर आप गर्मी तभी चाय का वही इफेक्ट है जो कॉफ़ी दे रही है, ठीक है, और कॉफ़ी का ये एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री है। यूरोप ज़्यादा एडजस्ट हो गया कॉफ़ी के साथ, हम चाय के साथ एडजस्ट हो गए। तो ये कुछ लोग ना बेड टी लेते हैं, मतलब मुंह निहार वो उठते ही पहले बिस्तर के अंदर जो है उन्हें चाय का कप मिलना चाहिए। इसके सेहत पे कैसे असरात मरतब होते हैं? ये ठीक है या? मैं समझता हूँ कि देखिए, जब आप 12 घंटे की फास्टिंग में होते हैं और एम्प्टी स्टमक होते हैं, उस वक्त आपके बॉडी में सच पूछें तो कुछ ऐसा नहीं होता जो आपको सपोर्ट कर रहा हो। आपकी मेंटल रिटार्डेशन हो रही होती है, मेंटल एक्टिविटी डाउन हो रही होती है, और उसको इमीडिएट रेडी टू यूज़ ग्लूकोज चाहिए, अच्छी एनर्जी चाहिए। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब आप लेते हैं फास्टिंग स्टेट में, आप कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा तेज़ कर देती है, इन्हांस कर देती है। अच्छा। अब ये किसी ऐसे बंदे को सपोर्ट कर सकता है जो ओबीस है, ठीक है, ओवरवेट है, कि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा एक्टिव हो गया, मगर तो इसके कहते हैं आँख ही नहीं खुलती ना जब तक बेड टी न लें हम, तो जो है वो बिस्तर से उठ नहीं सकते। तो ये हमने एक ऑप्शन ऑप्ट कर ली है, आसान ऑप्शन ले ली है। इसके कंट्रेरली अगर हम लाइफस्टाइल को यूं मॉडिफाई कर लें, व्हाई नॉट वी शुड हैव अ वॉक, चलें जॉगिंग कर दें, ये भी हो सकता है। तो आपने आसान रास्ता चुना है थोड़े से मुश्किल रास्ते से, और इसके इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उसके सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं। अच्छा, मतलब कोशिश करनी चाहिए बेड टी से बचना चाहिए। बेड टी की बजाय आप हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एनर्जी आ जाएगी पूरी। बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया भर में जो अर्लीस्ट जो ड्रिंक है मॉर्निंग में, वो ऑरेंज जूस है। अच्छा, ठीक है, हमारे यहाँ इसका कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला ने बड़ी बहुतात दी है, ऑरेंज इतना है, बहुत है हमारे सिस्टम में तो बहुत है। हाँ, लेकिन हमारे ऑरेंज जूस का जो है वो इसके अलावा लस्सी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हमारे यहाँ एक ड्रिंक है। लेकिन लस्सी के बारे में आपसे मैं तफसीलन पूछूंगा, और ख़ास तौर पे जो हमारे सैलाबी इलाके के लोग हैं उनके पास तो लस्सी दस्तयाब होती है, तो ये सेहत के लिए कैसी है, हमें बाकी लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नाज़रीन, अभी आपके हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हमारे साथ रहिएगा, कहीं आपने नहीं जाना। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हम अपने अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। वक्फे के दौरान हमें हमारे इमरान नवाज़ जो हमारे रिपोर्टर हैं, क्राइम और कोर्ट और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। शुक्रिया मार साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बुलाया यहाँ पे। ये बताएं कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है क्या हमारे इस इलाके में? मुल्तान के इलाके में जो भैंस से लेके जलालपुर तक का जो इलाका है, ज़िला मुल्तान में आता है, यहाँ क्या सूरत हाल है? अलीपुर में क्या सूरत हाल है? सीतपुर में क्या सूरत हाल है? क्या मंजरनामा है क्या? अच्छा सर, इस हवाले से पहले जैसे ही सैलाब यहाँ पे इंटर हो, जैसे इंतज़ामिया ने ऐलानात किए थे, तो हम भी उस वक्त फील्ड में थे। चूँकि इंतज़ामिया की मैं बीट करता हूँ, बल्कि पूरी टीम, रोही की टीम सर इसमें फील्ड में थी, और शुरू से ही हम देख रहे हैं इस वक्त कितने मुतासर हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से मुल्तान की बात करें तो सर, मुल्तान में सैलाब की तो अब सूरत हाल ख़त्म हो चुकी हुई है। जो सैलाबी रेला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, रेला जो है वो कम हो गया है, और पानी अब वापस दरिया की तरफ जाना शुरू हो गया। तो वो इलाके खाली हो रहे होंगे?
पानी भी तो इस तरह आया होगा ना, कहीं 10 फुट, कहीं 15 फुट, कहीं फिर 8 फुट, 6 फुट, 4 फुट, 2 फुट, कहीं 6 सर इंच भी पानी आया होगा। बिल्कुल, यहाँ मुल्तान की जैसे ज़मीन प्लेन नहीं है, काफ़ी गड्ढों वाली कोई ज़मीन है, वहाँ वहाँ पानी पे रुक तो गया। 1 से 1.5 महीने का अंदाज़ा जो है वो लगाया गया है इरिगेशन डिपार्टमेंट ज़िला इंतज़ामिया कि 1 डेढ़ महीना तक लग जाएगा मुकम्मल तौर पर खुश्क होते जो हुए। लोग जिनकी ज़मीनें खाली हो गई हैं, वहाँ को वापस जाना भी शुरू हो गए हैं? कोई ऐसा नज़र आया है मंज़र? अभी नहीं नज़र आया। सर कुछ जो बिल्कुल किनारे पे थे, जहाँ पे बिल्कुल पानी जैसे सेम का पानी एंड में जो पहुँचता है, वहाँ से कुछ वापस जाना शुरू हुआ है। जैसे ही पानी दरिया की तरफ जाना शुरू हुआ तो वो लोग जा रहे हैं अपने, उनके घर वैसे बेसिकली जहाँ पे रास्ते तो ख़राब हुए थे लेकिन घर ऊंचे थे, टेलों पे थे, वो बचे हुए थे। जानवर भी इस वक्त तक भी उनके घरों में मौजूद हैं, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों ने जाना जो है शुरू कर दिया। बाकियों के लिए भी खुशखबरी है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी उतरना शुरू होएगा, धूप निकलेगी, जी ज़मीनें खुश्क होंगी, घर खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, ये घर दोबारा आबाद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब इसमें बड़ा टाइम लगेगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमने ऑन ग्राउंड रियलिटी जो देखा है इसमें बहुत टाइम लगेगा। कच्चे घर आपके मुनद्दिम हो चुके हुए हैं या ऐसे हो चुके हैं उनमें अभी वापस जाना मुश्किल है, क्योंकि वो किसी भी तेज़ आंधी में गिर सकते हैं, तेज़ बारिश में बाहर वो- साहब, आप हमारे लोगों को अपने घरों में जाने दें, आप देखें कितनी तेज़ी से ये आबाद करेंगे और कितनी तेज़ी से ये घर तामीर कर लेंगे, इन्हें फ़न आता है। और ये हमारे तो यहाँ ख्वाजा गुलाम फरीद ने एक उम्मीद की किरण जगाई है, खुश थी फरीदा शादवल, मुझा गुना कर यादवल, झोंका से नाबाद वल, ए नैना वासी एक मणे। मुराद ये है बिल्कुल सर, आप कि उम्मीद की किरण है, और हमने बारहा सैलाब देखे हैं, सैलाब भुगते हैं, और हमारे लोगों को ये हुनर आता है कि किस तरह जाके ये तो सैलाब में नहीं निकल रहे थे, वो हाँ, कहते हैं हम सैलाब में रह अच्छा, सकते जब हैं। ये पानी उतरता है तो आप वहाँ उन लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि बस सिर्फ हमारे रास्ते खोल दें, वापस हमें पहुँचा दें, बाकी हम खुद कर अभी लेंगे। लाइट बहाल नहीं हुई सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंतज़ामी मामलात में अभी इनको परमिशन नहीं दी गई। अच्छा, चलें, यानी अभी आपने ज़रा मुझे अलीपुर और सईदपुर की भी सूरत हाल बतानी है, और वहाँ पर आज दौरा भी मुतवक्को है वज़ीर आला पंजाब का, तो वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, क्या सूरत हाल है? मैं ज़रा डॉक्टर साहब वो लस्सी वाला सवाल जो है वो रह गया। लस्सी 2 किस्म हमारे यहाँ है, एक तो दही की जो लस्सी हम घरों में बनाते हैं, दूसरी चाटी वाली लस्सी है जो देहात में बनती है, और उसमें फ़ैट्स भी बड़े कम होते हैं। वो दोनों का ज़रा कंपैरिजन करें, सेहत के लिए कौन सी बेहतर है, और ये हम इसको फ़रोग़ क्यों नहीं दे सके बतौर मशरूब हमारे अपनी सोसाइटी में? बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, दुनिया भर में ऐसे मशरूबात जो कि लोगों के ट्रेडिशनल होते हैं उन पे काम किया जाता है। और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप दुबई और एमिरेट्स में देखिए, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी लाई गई हैं। लबान के नाम से एक प्रोडक्ट है, बड़ी वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है, और वो इसी से बनी हुई है, लस्सी एक किस्म लस्सी की। है, या और हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट है कि हम इसको उस तरीके से प्रमोट नहीं कर सके। जहाँ तक बात है फ़र्क की दोनों की, सोर्स है, भैंस के दूध से बनने वाला दही और उससे बनने वाली लस्सी और गाय के दूध से बनने वाली लस्सी, दोनों में थोड़ा सा अपने न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अमली सूरत हाल ये होती है कि जो आप दही वाली लस्सी घर बनाते हैं, उसमें से मक्खन नहीं निकालते, वो फैट्स उसके अंदर रह जाते हैं, वो मिक्स होके वो आप उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। जबकि वो जो लस्सी है चाटी वाली, उसको अच्छी तरह बलोते हैं, मक्खन आ जाता है ऊपर, उसको मक्खन को आप हटा लेते हैं, मक्खन को फिर आप घी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और वो जो लस्सी होती है वो विदाउट फैट्स होती है, बहुत लो इन एनर्जी है और डाइजेस्टिव बड़ी होती है। डाइजेस्टिव। अच्छा, वो 4-5 गिलास भी पी जाएं तो आपको ऐसे परवाह ही नहीं है, होती, बिल्कुल वो ऐसे- बिल्कुल आपकी ऐसे ही। हिम्मत है कितने पी सकते हैं। असल में ना, हमारे जो मैदे को भरने वाली चीज़ें जो हैं, जो देर तक हमारे मैदे में रहती हैं, उनमें 2 अज्जा बड़े अहम हैं। एक चिकनाई है और दूसरा फाइबर है। अच्छा, चिकनाई अगर आपके मैदे में चली गई है और ज़्यादा अमाउंट में चली गई है तो वो फुलनेस रखेगी, आपको भूख नहीं लगने देगी। अच्छा, ठीक है। तो आप देख लें कि अगर आप इस तरह की लस्सी जो फुल फैट से के दही से बनी हुई है, अगर आप उसका एक बड़ा कप ले लें या मग ले लें, उसके बाद आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता, कुछ पीने को भी दिल नहीं करेगा, फुलनेस की, हैवीनेस की कर देती है आके। उसकी कंट्रेरी वो जो दूसरी लस्सी है जिसमें से मक्खन निकाला हुआ है, वो बिल्कुल लो है, वो पानी है, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें कैल्शियम मिल रहा है आपको, किसी अमाउंट में थोड़ा सा उस पर लैक्टोज भी आ रहा है, आपको भी मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रही है, और साथ साथ में आपकी बॉडी की जो इंस्टेंट कैल्शियम की नीड्स हैं, फास्फोरस की नीड्स हैं, वो भी मिल रही होती हैं, और हाइड्रेट भी हो रहे होते हैं। तो इसलिए वो आपको हैवीनेस क्रिएट नहीं करती। मार साहब, आपका ताल्लुक देहात से है या शहर से?
आठ प्लस शहर बिल्कुल, मतलब देहात 5 सफ़र के बाद शहर शुरू हो जाता नहीं, है। वो जो मंजर होता था कि घरों में लस्सी पिलाई आज जाती भी थी मेरे और घर में घर की लस्सी है। अच्छा, कुछ लोग लस्सी देते थे, कुछ लेने जाते थे। हाँ जी। आपका शुमार किन में होता है? हम लस्सी देने वालों में, आज भी मेरे घर में आज भी घर में लस्सी है, तो हम वो खुद जो है बनाते हैं। अभी भी ऐसा है कि कोई लस्सी लेने आया तो थोड़ा सा मक्खन भी डाल देते, पहले तो बड़ा रिवाज था, नहीं, आजकल अब अपने घरों में ही पूरा हो जाता है। अच्छा अब नहीं है, अब बाहर से लेने नहीं आते वैसे, लेने भी नहीं आते। अब नहीं लेने आते। पहले होता था कि एक घर दूसरे घर से ले जाता होता था, अब अपने घर में इतने अफराद हो चुके हुए हैं कि शायद। हाँ, तो लस्सी पीते हैं आप? 11वीं मैं लस्सी पीता हूँ। अच्छा, अब 11वीं कुछ वाले- अरसे से वैसे मैं नहीं पी रहा, सांस का थोड़ा मुझे मसला हुआ तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया लस्सी लेने का और देने का, जो यहाँ पर एक मुझे लगता है सर ये रुझान थोड़ा था, सा रिवाज था। सोशल हमारा जो एक निज़ाम था वो थोड़ा टूटा है और हमने इस लस्सी के सिस्टम में बड़ा जोड़ा हुआ था, जोड़ा बादशाह हुआ को, था, हाँ। बिल्कुल सही कहा। सुबह उठ बांटते- के आप वो लस्सी लेके आते थे या लस्सी देते पूरे गांव थे? के लोग इकट्ठे होते पूरे- थे। हाँ, अच्छा, फिर उससे सबका नाश्ता उसी से होता था? बिल्कुल ऐसे रात का जो सालन नहीं, रात की रोटी जो बची हुई उसे आप मक्खन के साथ खाएं, ताज़ा मक्खन के साथ, तो उस जैसी कोई डिश नहीं है, और साथ लस्सी का गिलास भी है। पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है या बिल्कुल नहीं किया हुआ है। बचपन हमारा गांव में ही गुजरा है हाँ हाँ, और हमने बिल्कुल इसको एक्सपीरियंस किया है और मुझे भी याद ऐसे ही पड़ता है कि हमारे घर में ही बहुत सारे लोग दाएं बाएं से आया करते थे और वहाँ से लस्सी और मक्खन लेके जाया करते थे सुबह नाश्ते के लिए। बट ये बात वही आ गई, किसी हद तक मार साहब की बात वैलिड है कि आपका पॉपुलेशन साइज अंदर बढ़ा है तो उस वजह से शायद मुमकिन है कि लोग अब आगे देते नहीं हैं। मगर एक ये भी है कि थोड़ा लोगों ने ना फासला बना लिया है और वो जो साइज तो फासले पहले भी ऐसे ही था फास्ट- डॉक्टर साहब, कोई दिल खुले थे, या ठीक है ना जी, और इतने वसी उलकल्ब लोग थे कि बेचने का आप- कंसेप्ट नहीं था ना हाँ, सर। मक्खन आज देखे ना, मतलब एक छोटी सी बात है वो, लेकिन मक्खन उठा के दे देना और इतना पेड़ा डाल देना लस्सी के अंदर, ये जिगरे की बात है। आज हमें लगता है वसाइल कि की ये नहीं है, हाँ। 3000 रुपये किलो है, हाँ, 35 रुपये किलो, तो कुछ ना इससे घर प्रॉफिट से कमाया घी जाए बनाना आगे। शुरू हो गया, अब तो घर में ही जो बच घर में जाता वो है। घी बनना शुरू हो गया है वो। अच्छा, कमाल ये है कि अब ये भी अजीब सी सूरत हाल है कि वो मक्खन निकालने के लिए लस्सी बनाते हैं, लस्सी फेंक देते हैं, ना कोई लेने आता है ना वो देते हैं। ये भी है कि ये अच्छा, वो आमदो रफ्त को भी हमने कटेल कर लेकिन दिया। आज भी कोई चाटी की लस्सी पीना चाहता है तो घंटा घर, अभी सुबह के वक्त बड़ा माहौल अब वो होता है। शहरों में दस्तियाब है, लेकिन देहात में वो लस्सी हाँ, नापैद उस हो तरह। गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ज़रा ज़रूर गाइड कीजिएगा, वो जो लोग सैलाब ज़्यादा इलाकों में हैं वो अपनी डाइट को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं ताकि एनर्जी भी मिले उन्हें। लेकिन ये सारी बातें आपसे पूछेंगे, एक ब्रेक लेनी है वो भी ज़रूरी है, तो आप दोनों भी हमारे साथ हैं, तो नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हैं, और ख़ास तौर पे हमारे ऐसे लोग जो दही इलाकों में रहते हैं उनके लिए टिप्स भी हैं कि उन्होंने क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह अपनी सेहत को बेहतर रखना है। वैसे तो आप खुद समझदार हैं और सदियों का तजर्बा आपके पास है, लेकिन फिर भी डॉक्टर होता है। डॉक्टर साहब, ये 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम, ये क्या कंसेप्ट है? इससे आप एग्री करते हैं? हमारे यहाँ तो ये पैटर्न यही हो गया है, और वो भी गंदम की रोटी। बुखार साहब, मैं थोड़ा सा इससे कंट्राडिक्ट करता हूँ। सिस्टम की मजबूरियाँ थीं किसी दौर में, आज भी मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टो, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान दुनिया भर में, पेडिट्रिशियन है मगर ग़िज़ा के भी एक्सपर्ट हैं। भुट्टो साहब ने एक दफ़ा पॉइंट रेज़ किया और मुझे वाकई बात वो दिल को लगी। वो कहते हैं कि हमारा जो गांव का देहाती कल्चर का एक कंसेप्ट है कि लोग साग खाते हैं, मक्खन खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? क्या उनका शौक़ है या उसके पीछे कोई और मिथ है? मिथ बड़ी समझ आई मुझे उनकी बात। वो ये कहते हैं कि उस बंदे ने सुबह साग खाना है और ठीक ठाक साग, उसके साथ अच्छा खासा मक्खन खाना है, सारा दिन उसने काम करना है। एनर्जी होगी तो काम करेगा। अच्छा, साग और मक्खन का जो कंसेप्ट है, मैंने पहले ही कहा, मक्खन रिच इन फैट और साग रिच इन फाइबर। ये दो ऐसी चीज़ें, फाइबर भी है, जिंक भी है उसमें, बड़ी फाइबर बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, मगर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मैदे में जब जाती है ना तो जल्दी मैदा छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा हो जाता है, उस बंदे को सारा दिन जो है वो निकल जाता है, उससे दिन निकाल लेता है। तो हमने जितना कुछ रखा है अपने सिस्टम के अंदर, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, ये समझें कि
अपने स्टमक को फुल करने की हमने जो है ना वो एक जिद्दत आप जद्दोजहद जो वो कर रहे हैं आके, वरना खाली गंदम के साथ हमारी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती। होती। और ये सच है, इसको जितनी जल्दी मान लें उतना अच्छा है। तो किसी ज़माने हमारे देहात में मकई, ज्वार, बाजरा, इसका आटा बड़ा इस्तेमाल होता था, बिल्कुल सही, लेकिन अब वहाँ भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल नहीं है। आप देखिए हमारा साउथ बड़ा रिच बायोडाइवर्सिफाइड था, यहाँ पे बाजरे की बहुत सारी इकसाम थी। अब आपको वो बाजरे की जो इकसाम है वो रेयर मिलती हैं, और मतलब कंगनी का नाम एक है, एक प्रोसो मिलेट है, यहाँ पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, इसको मल्टीपल नाम है। और आज वो आपको कहीं कहीं मिलते हैं, किसी ने तोते के लिए रखा हुआ है उसको, किसी ने फ्लाम बर्ड्स के लिए रखा हुआ है, किसी बच्चे के लिए थोड़ा सा देना है उसको। वरना यहाँ पर बड़े डाइवर्सिफाइड नेचर थी, ये इस कल्चर के अंदर बहुत कुछ था। अब आपको सिर्फ और सिर्फ गंदम मिलती है। क्यों दूर हो गए हम उससे? वो जायके उनके सूट नहीं कर रहे थे हमें, या उनको मैनेज करना मुश्किल काम था? इसमें जो मेन लीडिंग फैक्टर है, जिसको मैं किसी कहता हूँ, हमारी एग्रीकल्चर का जो रुझान हुआ था, ग्रीन सब्ज़ इनकलाब का जो दौर आया, उसमें हमारे फार्मर्स को कहा गया कि वो क्रॉप्स लगाएं जो बहुत ज़्यादा उगाती हैं, अच्छा, बहुत फल देती हैं। गंदम की तरफ चले गए, गंदम, मकई, चावल, गन्ना, इसकी तरफ आ गए। जो उनकी अपनी कल्चरल हेरिटेज था उससे वो साइड पे हो गया। तो जाहिर है फार्मर को आप वो चीज़ दें जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए, तो वो उसको ऑप्ट करेगा। अब ये मिलेट्स, बाजरे की अगर एग्जांपल लें, या ज्वार की एग्जांपल लें, या मकई की लें, मकई की अब कुछ अच्छी ब्रीड्स आ गई हैं। ये वो फसलें थी जो थोड़ी पैदावार दिया करती थी, ठीक है। तो वो फार्मर ने अपने आप को रीसेंट इरा के हिसाब से मॉडिफाई शहरों में फिर भी कोई मल्टीग्रेन का कंसेप्ट है, देहात में तो बिल्कुल खत्म हो गया, वो तो गंदम पे खड़े हुए हैं, 100% बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, फिर ये देखिए ना, जैसे मैं दरमियान में बात कर रहा था कि हमने अपना नॉलेज जो है ना वो सीना बसीना शिफ्ट भी नहीं किया। उन देहातों में जहाँ पे बाजरे की रोटी बना करती थी, अगली नस्ल को वो शिफ्ट होनी चाहिए थी, किसी न किसी फार्म में कम से कम एक खाने में बाजरे की रोटी आती, एक मौसम में आती। शिफ्ट तो किया, हमने तो गाने भी बनाए मक्खन मकई, ठीक है ना जी, गन्ना, साग, मक्खन और मकई की रोटी, इसका कंसेप्ट आप तीनों को मिला के देखें कैसा एनरिच और डाइट आप देखें कैसा। आप देखिए आज मजबूरी है आपकी, आप मल्टीग्रेन पे जा रहे हैं, और वो आपका पार्ट था किसी दौर में, किसी सिस्टम के अंदर वो हिस्सा था आपकी मील का। तो वो डाइवर्सिफिकेशन हम ये कहते हैं सर कि अगर आप दिन के, चाइनीज़ प्रोवर्ब एक है, अगर दिन में आप 20 तरह की खुराक खाते हैं तो आपको किसी किस्म की भी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। अब 20 तरह का मतलब ये नहीं कि 20 खाने हैं, ये 20 फूड्स हैं, उसमें डिफरेंट सैलेड्स हैं, उसमें ग्रेन्स हैं। आप रोटेट करते रहें चीज़ों को ना, जो आपके पास अवेलेबल है उनको रोटेट करते रहें। मार साहब, क्या सूरत हाल है अलीपुर में, जलालपुर पीरवाला में और शहीदपुर में? अच्छा, आज एक तो वज़ीर आला साहबा आ रही हैं इधर मुजफ्फरगढ़, पहले उन्होंने मियाँ वाली जाना है, वहाँ कोई इफ्तिताह करना है बसेस का, तो उसके बाद फिर ये इधर आना है मुजफ्फरगढ़ में। सूरत हाल इस वक्त ये है कि तकरीबन 2,06,000 का जो फिगर्स है वो जारी हुआ है, जो लोग मुतासर हुए हैं सैलाब से। 147 मुआवजात हैं जो मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा हूँ, उसमें जतोई है, उसमें अलीपुर है, मुजफ्फरगढ़, ये पूरे जो हम इनखला सही तरह कर सके जो हम चाहते थे कि भाई हमारे लोग ना डूबे, या कहीं कोताही हुई है? कोताही मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के सर पे भी नहीं है, लोगों की तरफ से। अभी आपने कहा कि भाई वापस लोग जाना चाह रहे हैं, लोग तो निकलना ही नहीं चाह रहे थे। वो कहते हैं हमने पूरी ज़िंदगी ये सैलाब देखे हैं, हमें पता है हमने नहीं डूबना, एक ही बात। अब आपने कैंपों का विजिट किया, लोगों से मिले जो सैलाब से मुतासरीन हैं, उनका मुतालबा क्या है, डिमांड क्या कर रहे हैं? अब मैं मुल्तान की सिर्फ आपको बात बताऊं कि मुल्तान में इस वक्त 27-28 फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए, सब कैंप उनमें शामिल है। उसमें आपके पास 15,000 जो मुतासरीन है वो रह रहे हैं, 4.5 लाख लोगों का यहाँ से इनखला किया गया है। वो जो यहाँ पे रह रहे हैं वो तो ज़ाहिर बात है कि वो मुतालबा तो यही कर रहे हैं कि हमें चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। मसलन क्या, वो पैसे दिए जाएं ताकि वो घर बना सकें? पैसों के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था जब सैलाब आया था 2014 का, उस वक्त घर बनाने के लिए भी पैसे दिए गए थे, इनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और उन लोगों को कंपनसेट किया गया था
जो लोग इनके पास रजिस्टर्ड थे। इनके पास इस वक्त वही लोग रजिस्टर्ड हैं जो इनके कैंप्स अब तो डाटा जो नादरा का है बड़ा एफिशिएंट है, उसमें से हम अपने स्क्रूटाइज तो कर सकते हैं। ठीक वो है, बाद में इंतज़ामिया कह रही है उसको हम बाद में वैल्यूएशन करेंगे कि किन के घर अभी जो मुतासिर हुए रजिस्टर्ड हैं। है, इस वक्त सिर्फ वो उन लोगों को सोशल वेलफेयर रजिस्टर्ड कर रही है हुकूमती इदारा। ये जो बिजली के कैंपों बिलों में रियायत मिल रही है, जी। उसको सुन के लोग खुश हैं या वो कोई इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं हुए? नहीं, जिन इन इलाकों में इतने बिजली के वैसे बिल थे ही नहीं जिन इलाकों में, और कुछ लोगों ने अभी पे भी कर दिए थे, लेकिन उनको भी कंपनसेट आगे किया जाएगा हुकूमत की जानिब से जो ऐलान हुआ है। तो वैसे बिजली मेरा के ख्याल बिलों है की बजाय इनका स्ट्रक्चर भी जो है ना, यहाँ इन इलाकों में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए जो फोल्डेबल हो कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो आप अपने घर को भी लपेट लें बिल्कुल और आ जाएं बाहर। ये तो हमारे हमारा इंजीनियर को तो सोचना चेक एंड चाहिए। बैलेंस सर, एमडीए हो गया, हमारे ये डिपार्टमेंट है, रिवराइन बेल्ट। अब जैसे ही सैलाब आया ये कह रहे थे रिवराइन बेल्ट में घर बने हुए हैं, फिर उनको इजाज़त किसने दी? इवन के बहुत सी वो तो इसलिए बने सोसाइटीज हुए बन हैं, वो चुकी उनकी हैं। अपनी मलकियती ज़मीन है ना जी, मलकियती ज़मीन है तो वहाँ घर बनाए या जो मर्जी करे। फिर आप हुकूमत पहले ऐलान कर दे अगर कभी यहाँ पे कुछ हुआ तो कंपनसेट नहीं किया जाएगा घरों की सूरत में। या लोग बिल्कुल दरिया किनारे, आपने भी विज़िट किया होगा, हमने भी किया है, कि बिल्कुल जहाँ पे हर साल तकरीबन वहाँ पे टच करता है, वहाँ पे लोगों भी का घर फार्मूला बने ये हुए हैं। है कि अगर 10 साल फ्लड नहीं आता तो 10 साल तो आप उस ज़मीन से पैदावार ले लेते हैं, एग्रीकल्चर होनी लाइफ चाहिए। स्टॉक भी हो जाता है, वहाँ पर फर्टाइल ज़मीन होती है। तो वो कहते हैं कि यार 11वां साल एक सैलाब का भुगत लेंगे तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। मस डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपका वैसे ताल्लुक दही इलाके से है, शहरी इलाके से? मेरा मुल्तान की है, मगर हमारा जो देही इलाका है वो दरिया सिंध के बेल्ट के साथ है। अच्छा, कौन सा इलाका? दारा दीन पनाह कोटद्दू का अच्छा, जो अच्छा, अच्छा, बेल्ट है, ठीक है। अब तो दारा दीन पर आना जाना बड़ा आसान हो बड़ा गया। आसान है, हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वो किसी ज़माने जो है वो ऐसे लगता था कि तो किसी दूसरे सूबे में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा अब ही तो है। मेरे ख्याल है आधे पौने घंटे में पहुंच यहाँ जाते हैं। 40-45 मिनट की ड्राइव है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो इसी रीजन ने 2010 तो का आप बड़ा जाते स्टेप आते रहते हैं देखा अपने है। इलाके? एग्जैक्टली ऐसे ही तो है। वहाँ पूरी वीकेंड भी गुजारते हैं? ऑन एंड ऑफ है, वीकेंड्स पे तो नहीं जा रहे होते, हाँ, हाँ। मगर ये कि डिफरेंट इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अपनी फैमिली वहाँ पे सारी मौजूद है। और ये एरिया भी आप कहें कि बड़ा वुलनरेबल रहा है, और 2010 का बड़ा स्फेयर फ्लड देखा हुआ है दरिया इसमें। सिंध का जो सैलाब था उसमें सर, बड़ा शदीद मुतासिर बिल्कुल किया बिल्कुल था। ऐसे ही था, बड़े लोग डिस्प्लेस हुए थे, बड़ा मुतासिर हुआ था। बट नाउ आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों की आदत है 10-12 साल जो है वो वहाँ से फिर ठीक ठाक कमाते हैं, उसी बेल्ट के अंदर लोगों ने फसलें उगा रखी हैं, और दरिया के बिल्कुल बीचों बीच वहाँ जाते लाइफ स्टॉक भी बड़ा अच्छा होता है, फसलें भी बड़ी अच्छी होती हैं। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। और निस्बतन जो है वो ज़िंदगी आसान है। आसान। मतलब वहाँ जहाँ सेटल्ड एरियाज़ हैं वहाँ आमदोरफ्त ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हम सैलाब ज़दा इलाकों में डाइट की सूरत हाल देखते हैं। तो हमारे यहाँ जो दही इलाकों में रहने वाले और सैलाबी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके पास खुराक का जो ज़रिया है, उन्होंने अमूमी तौर पर अपने जो ज़राए हैं वो इस तरह इस्टेब्लिश की हुई हैं कि वो जो चीज़ें रखी जा सकें देर तक और ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पर अचार वो खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अरसा खुद ही अचार बनाते हैं और फिर उस अचार को रखते हैं, या मुरब्बा वो भी ख़राब नहीं होता, ज़्यादा अरसा पायदार रहता है, या वो गुड़ का शीरा जिसे कक्को कहते हैं वो रखते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है उनके पास और जो अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पर मकामी अगर मुर्गियाँ पाली हुई हैं तो उसके अंडे हो जाते हैं, या उन्हीं मुर्गियों को काट के खुराक का निज़ाम बनता है। तो वो सारा निज़ाम अब दरम भरम हो गया। मतलब है मुमकिन नहीं है कि आप सैलाबी कैफियत है उठकर भागें तो आप अचार मुरब्बे ये चीज़ें संभालेंगे, कोई ले आया तो कुछ किस्मती होगी, तो वो सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। अब उन्होंने वापस जाना है, जाके अपने जानवरों के चारे का भी बंदोबस्त करना है और अपनी खुराक का भी बंदोबस्त करना है। तो क्या स्मार्ट तरीका हो सकता है जिससे वो, ज़ाहिर है वसाइल भी नहीं है इस वक्त में, तो क्या स्मार्ट तरीका हो सकता है जिससे अपनी वो ग़िज़ाइयत भी पूरी कर सकें और आगे बढ़ सकें और इसी के अंदर से रास्ते निकालें? अच्छा सर, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। इसको रियलिस्टिक अगर देखा जाए, हकीकी तौर पे और खुली आंखों से देखें तो बहुत मुश्किल लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लोग डिस्प्लेस हो जाएं, ज़मीनें उनकी बर्बाद हो जाएं और दोबारा से रीसेट करना हो उसको, रिसोर्सेज नहीं है तो किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट तो ये है कि हर तकरीबन फार्मर अपना गला जो है वो संभाल लेता है, तकरीबन हर एक की होती है कि वो कोशिश करता गंदम है ज़रूर पड़ी होती है हर उसके घर पास में इतना हो कि गंदम संभाल ले। अब बदकिस्मती से अगर फ्लड की नज़र हो जाए गंदम तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा चैलेंज इस है। वक्त वैसे ही गंदम के रेट अचानक बढ़ गए, वो तो 2000 रुपये वो पे खरीदने को डिपेंडेंट तैयार नहीं हैं, था। वो डिपेंडेंट हैं अब हुकूमत के ऊपर, अपने
आसपास की कम्युनिटी के ऊपर कि वो उनको सपोर्ट करें। दूसरा जो फूड का सोर्स है वो एनिमल्स हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक, दूध जो है वो सबसे बड़ा जरिया है, उससे आप दूध भी मिल सकता है, उससे मक्खन लस्सी भी बनाएं मिल आप, सकती है, मक्खन भी मिल सकता है, घी भी मिल कुछ सकता भी है, करें आप कर वो एक सकते बड़ा हैं जरिया है। आके। ठीक है, और तीसरा ये पोल्ट्री बर्ड्स आपने नाम ठीक है। लिया है इनका, तो ये तो हैं उनके परमानेंट एसेट्स हैं ठीक है, जिनके साथ वो रह भी रहे हैं और जिनसे उन्होंने अपनी फूड नीड्स भी पूरी करनी है ठीक है। आके। तो ये इमीडिएट तो यही है सर। ठीक है। इसके अलावा तीसरी, बिकॉज जिन फसलों के ऊपर या जिन ज़मीनों पे पानी आ गया, वहाँ इनके सब्जियाँ लगी हुई थी, इनके फल थे, वो तो अब इनको नहीं मिलने वाले, बिकॉज वहाँ पे 1 महीना पानी खड़ा हुआ है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते। बल्कि दुआ ये प्रॉब्लम करनी है जो भी चाहिए है। कि ज़मीनें जो है हमवार हो जाएं और सर्दियों की अगली जो- फसल आ हाँ, जाए। वो जो फसल भी है और सब्जियां भी है वो काश्त हो सके। काश की जा सके। अब सर जो डिपेंडेंसी है ना, वो वाकई ऐसे ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये चाहे वो फ्लाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इनकी इमीडिएट नीड्स को पूरा करें, जिसमें ना अक्यूट है, ठीक है, ये अगले 1-2 महीनों तक रहनी है। रनी है। और और इस पे एक मैं वक्फा ले लूँ, इस पे मजीद बात करते हैं, सर, फिर जानते हैं कि सर। आखिर क्या रास्ता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ले जी, हम वापस आ गए और हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। ये आपको बताता चलूँ, 22 भादुन जो है वो इस हमारे खित्ते के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी तारीख़ है। इस तारीख़ को यहाँ के लोग जो है, ये पूरे इलाके में बसने वाले ये समझते हैं कि इस तारीख़ को जो है वो सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये तारीख़ गुजर गई है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों में हमने क्या करना है, ये सारा कुछ हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो खाने पीने की अशिया हैं वो ज़ाहिर है उनके पास दस्तयाब नहीं है। तो अब एक तो अमूमी तौर पर ना हमारे यहाँ खुश्क गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है और हम वेजिटेबल भी ट्राई करते हैं, खुश्क साग है या बाकी सब्जियों को भी ट्राई करते हैं। तो वो कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं और उससे न्यूट्रिशन की कमी किसी हद तक पूरी होती है? बहुत खूबसूरत पॉइंट है, ये हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। अब कम नज़र आता है, लोग गोश्त को खुश्क करने वाली जो उनको रुझान था वो कम हो गया है। इवन गोश्त का अचार बनता है और वो लोग इसी सेंस में रखते हैं, अचार बना के रखते हैं कि लीन सीज़न में जब ये नहीं होगा तो वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। देखें, आपने बात की थी पिकल्स की, और या आपने गुड़ की बात की है या आपने घी की बात की, वो चीज़ें हैं जो अगर इनफरादी तौर पे लेंगे तो आपकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं करता। अचार जो है वो आपकी मैदे की सेहत के लिए बेहतर हो सकता है, मगर ग़िज़ाइयत पूरी नहीं करता आपकी। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं अचार जी। के, वो तो पूरी हकीम की दुकान है। अब वो वही बताना चाह रहा हूँ, आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा कर देगा। हाँ, ठीक है, अगर आप कहेंगे कि ये जो बॉडी की टोटल नीड होती है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको चिकनाई चाहिए, तो वो जो जहाँ से एनर्जी मिलती है वो एनर्जी यहाँ से नहीं मिल रही होती है। आपको एनर्जी मिलनी है, आपको गोश्त से मिलनी है, वो आपको फलों से मिलेगी जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, आपको चिकनाई से मिलेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ये डिफरेंट अजनास से मिलेंगी। हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए, इन इलाकों में जहाँ पे ये मसाइल हैं इस वक्त, इनको फूड बास्केट प्रोवाइड की जाए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करे या फ्लाई हैं या हम जो हमारी सोसाइटी है उसको सपोर्ट करे। उस फूड बास्केट के अंदर उनको आटा भी चाहिए, उनको दालें भी चाहिए, उनको चीनी भी चाहिए, कच्चा सामान जो है कच्चा सामान दिया जाए आके। पक्का सामान देखें 1-2 दिन की उनको आप दे देंगे, ठीक है। और उसमें ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है। आप देखें अक्सर औक़ात सुनने में आता है कि आपके फ्लड रिलीफ कैंप्स के ऊपर कोई फूड प्रोवाइड की गई है और वहाँ पे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो वहाँ पे अक्सर औक़ात में वहाँ पे ये vulnerable region है। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं इसको आप ज़रा लोगों तक पहुंचाए भी सही, बिल्कुल कि ज़रूरी। उनके पास जो है ये कच्चा सामान पहुंचना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि एक अचार और एक मुरब्बे का डब्बा भी साथ साथ ये बिल्कुल शामिल कर ठीक दिया है। जाए तो उनके पास उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एट खाने के लिए अवेलेबल होगा, लीस्ट मैदे में कुछ डालने के लिए कुछ चीज़ दे अवेलेबल तो सही होगा। है आपने आके चलें उनको। रोटी के साथ अचार खा लिया, रोटी के साथ जो है मुरब्बे के साथ रोटी खा ली, तो कुछ ना कुछ जो है वो आपके अंदर चला जाएगा। दूसरा ये है कि जो मेरे ख्याल है हमारे जो दही इलाकों के लोग हैं उन्हें कोशिश करनी कि ये जल्द से जल्द जो है वो मौसम सरमा की सब्जियां काश्त कर लें, ताकि उनके पास घर में अवेलेबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आने वाले दिनों में आइंदा अपने आप को यूँ भी तैयार करें कि वो फसलें, वो फल, सब्जियाँ और गोश्त जैसे आपने कहा, उनको महफूज करने के तरीके भी ऑप्ट करें। वो दोबारा उन ट्रेडिशंस में जाएं, सब्जियों को खुश्क करें, ठीक है, गोश्त को खुश्क करने के बेहतर तरीके जो हैं मौजूद थे, आज भी वो वैलिड हैं।
उनको ऑप्ट करें, वो उनके हार्ड टाइम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। आपने कभी यूज़ किया जाए। सूखा साग और चने की बिल्कुल दाल खाया। वाला खाया? बिल्कुल खाया, मेरा बिल्कुल ख्याल है खाया कि उस जैसी कोई डिश नहीं नहीं है, बनती आके, हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। 100% आपने बात सही की है। अच्छा, इसी तरीके कुर्बानी से पे कर लेते थे, गोश्त को खुश करके Yes. साग, हाँ, और वो फिर वो ज़ाहिर है, पूरा वो साल पूरा में साल वो साल इस्तेमाल इस्तेमाल करते करते थे। थे। और साथ साथ में सर कुछ और भी हुआ करता था हमारे पास, पिनियाँ बनती थी, हाँ। ठीक है, और वो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी। वो आज भी ऑप्ट की जा सकती हैं, दालें आपके सिस्टम में मौजूद हैं, आपके पास घी भी है, देसी घी भी होता है, इनसे बना के रखें ताकि लीन सीज़न में आपके काम आएंगे। वो क्या चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए इस वक्त सैलाब से जो मुतासरा लोग हैं, उनकी डाइट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो उनके सबसे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, वो पानी है। जो पानी इस वक्त पीने के लिए मौजूद है, सरफेस पे जो मौजूद है, वो कंटामिनेटेड है। अगर अवेलेबल ना हो तो फिर तो अवेलेबल डीप वाटर जो है ना, वो बड़ा असल नेसेसिटी में है, जहाँ आपकी जहाँ immediate ये ज़रूरत है। गया है ना जी पानी, वहाँ जहाँ मकान गिरते हैं, फसलें ख़राब होती हैं, ज़मीनें ख़राब होती हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि बोर बैठ जाते हैं, चाहे वो नलके का बोर हो, चाहे ट्यूबवेल का बोर हो, तो ये बड़ा नुकसान होता है और पानी पीने का दस्तयाब नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में कोई गवर्नमेंट को फार्मूला भी देना चाहिए, दरिया के पानी को साफ़ तो किया जा सकता है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ मैंने देखा है रिसेंट टाइम के अंदर, अभी इसी फ्लड में कुछ लोगों ने इस तरह के कैंप्स लगाए हैं, ऐसे कोई इनिशिएटिव दिए हैं जहाँ पे पानी साफ़ करने के लिए उन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। तो नहीं तो इससे पहले भी गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में पिछले फ्लड्स में भी, उससे पहले भी फ्लाई ऑर्गेनाइजेशन ने भी डीप वेल्स जो हैं वो लगा के दिए थे कम्युनिटी लेवल के ऊपर। अगर वो मौजूद हैं और फंक्शनल है तो उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। मतलब पानी के हवाले से एहतियात करनी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी साहब, चाहिए। आपके ज़हन में क्या आता है कि क्या जो है वो उनको ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे वो फौरी तौर पे बहाली की तरफ आ जाए? जैसे ड्राई फ्रूट की बात हो रही है, सबसे अहम यही था। हमने ये तो आप उस ड्राई फ्रूट की तरफ ले जा रहे हैं। ड्राई फूड, पिस्ता, अच्छा ड्राई फ्रूट, मैंने कहा ड्राई फ्रूट की आप बात कर रहे हैं, तो पिस्ता काजू वो तो देखने के लिए है, बहुत खाने के लिए महंगा है, तो नहीं। वो तो मुश्किल होगा अच्छा। उन लोगों के लिए। लेकिन ड्राई फूड सर, अभी बहुत से तो ऑर्गेनाइजेशन वो जो काम कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें चाहिए कि वो खुश्क जो है खुराक वो फराहम करें ताकि अच्छा, वो उन्होंने निम्को की सूरत में इस तरह चीज़ों, बिस्किट्स निम्को हो गए, तो बीमारी है। बिस्किट्स, निम्को, ये चीज़ें भी प्रोवाइड की हैं। अच्छा, ये चल भी सकती हैं काफ़ी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारे पास जो है वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद नए मेहमानों और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थोड़े से वक्फे के लिए इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम आपको बताते चलें कि अगर जिन लोगों ने दफ्तर ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात, जो ख़वातीन घरों में मौजूद हैं, लोग घरों में मौजूद हैं, अगर नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर लें, अच्छा सा आमलेट बनाएं। अगर ख़ुद बनाएंगे तो जायका ज़्यादा अच्छा आएगा, और इतना बड़ा कप हो कॉफ़ी का या चाय का वो साथ लें, आँखें खुल जाएंगी और फिर जो है दिन के लिए तवानाई आ जाएगी और फिर काम शाम पे लग जाएँ। वक्फे में हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप अपना नाश्ता खुद बनाते हैं या कोई बना के देते हैं? नहीं, हमारे घर में मुलाजमा बना के देती है। अच्छा, तो क्या नाश्ते में क्या लेते हैं हम? नाश्ते में मैं बच्चे ये जानना चाहता हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि माहिर नफ्सियात जो है वो नाश्ता कैसे करते हैं। बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अंडा और ब्रेड का, और मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे जो हैं वो पराठा के साथ जो है वो आप ऑमलेट। खुद क्या लेते हैं? बच्चों का तो छोड़ें, वो तो चलो उनके ऊपर मुनहसर हो गया। मैं हम असल में ये जानना चाहते हैं कि माहिर नफ्सियात जो है वो अपने सेहत के साथ किस तरह खेलते हैं। मैं दूध का 1 कप और 5 खजूरें, इसके अच्छा। साथ आधी रोटी खुश्क जो है। पराठा जो है वो काफ़ी अरसे से छोड़ा हुआ है मैंने। अच्छा, वरना ये 2-2 पराठे भी खाए हैं, हाँ। मतलब तो ये कितने अरसे से छोड़ा हुआ है? ये मैंने तकरीबन 5-6 साल से छोड़ा हुआ है। उसके असरात कोई मुरतब हुए? उसके असरात ये हैं कि अल्लाह का शुक्र है, शुगर वगैरह ये वो हर चीज़ से बचे अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है। अच्छा, चले। कल आपने मैच देखा? नहीं सर, मैच बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, फिर तो आपसे सवाल करना ज़रूर है। हाँ मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारी क्रिकेट टीम को भी कोई नफसियाती ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है? बेसिकली ये जो आपने सवाल किया है, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जितने भी टॉप लीडिंग जो स्पोर्ट्स हैं उसमें जो कोचेज़ हैं उसके में साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनका इंटीग्रल पार्ट है उनकी ट्रेनिंग का। ये साइकोलॉजिस्ट ही हैं जो इनको मोटिवेशन देते हैं, हारने से बचाते हैं और जीतने के हिम्मत लिए देते हैं, हाँ, आगे बढ़ने का आगे बढ़ने का जज्बा देते हैं। वो सामने वाले का खौफ ख़त्म करवाते हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही है कि जब आप सामने वाले का खौफ आपके दिल में ना रहे
तो आपके जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग है बाकायदा कि खौफ कैसे ख़त्म करना है। और ये साथ साथ ना आपको ये जो नफसियाती हाल के साथ साथ मौसम का हाल भी बताते चलें कि क्या सूरत हाल है। तो हसन मलिक हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं लाइन पर, उनसे जानते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। हसन मलिक बताइएगा क्या हालात हैं मौसम के? तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और गर्मी की शिद्दत भी मुल्तान शहर में गुज़िश्ता 4-5 दिनों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोपहर के औकात में सूरज अपनी आबोताब से चमकता है, स्काई बिल्कुल क्लियर होता है। तो स्काई क्लियर होने की वजह से मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब आज कदरे बेहतर है, जो कि 83% तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 130 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान चौथे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि फील्स लाइक 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। गर्मी की शिद्दत रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। दोपहर के औकात में खसूसी गर्मी की शिद्दत नुमाया हद तक बढ़ती हुई दिखाई देती है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कल से मुल्तान शहर और जनूबी पंजाब में एक बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा, जो कि 3 से 4 रोज़ पर मुश्तमिल होगा, जो कि 16 सितंबर से 20 सितंबर तक जारी व सारी रहेगा। मुल्तान शहर में इसके बड़े वीक से चांसेस हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला साफ रहेगा, सूरज अपनी आबोताब से चमकता रहेगा और गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी अब बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आपने मौसम की सूरत हाल तो बताई, लेकिन आप जिस जगह पर मौजूद थे दिल करता था कि यहाँ से उठ के फ़ौरन वहाँ चला जाए। ऐसा ज़बरदस्त और लश्करीन माहौल था, लेकिन पत्ते साकिन थे, हिल नहीं रहे थे, ऐसा लगता था कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम की हिद्दत है ये मिजाज पे कितना असरअंदाज होती है? मौसम की हिद्दत का आपको ना वो लता मंगेशकर का बहुत खूबसूरत गाना है कि तेरे 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए रे। तो मौसम का मोहब्बत के साथ, इमोशंस के साथ और बिहेवियर के साथ गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। हम कहते हैं जी आज तो मुल्तान मरी बना हुआ है। जी जी है वो मिजाज में भी, वो मिजाज में भी आपके ना ठहराव आ जाएगा। अगर गर्मी ज़्यादा है तो गुस्सा ज़्यादा आएगा। जी आएगा, गुस्सा आएगा। आप ये देखें कि जिन दिनों गर्मी ज़्यादा हो तो ट्रैफिक के हादसात या मोटरसाइकिल के ऊपर एक दूसरे का टकराव और फिर गाली गलौज वाला माहौल ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि मुल्तान के रहने वालों का अपना ज़्यादा कसूर नहीं है, मौसम का कसूर। मौसम का ऐसे ही हो गया ना। जी ऐसे तो अगर 50 डिग्री में आप फिर रहे हैं जी जी बाहर तो उसके असरात तो मुरतब उसके असरात हैं बाकायदा। देखिए जी 50 डिग्री तो एक बैरूनी कैफियत है ना, एक इंसान की अंदरूनी कैफियत भी है कि वो अपने घर के माहौल से परेशान होगा, जॉब की मसाइल से परेशान होगा, बिजनेस के मसाइल से परेशान होगा। इन तमाम परेशानियों के बाद जब वो 50 डिग्री की गर्मी की हिद्दत भी आती है, पसीना आता है, फिर हेलमेट भी पहनना पड़े। हाँ, और ट्रैफिक वार्डन का खौफ भी है, वो जहनी अजियत है कि आपको 2000 का 3000 का 10,000 का चालान देना, जुर्माना भी हो सकता है। तो ये जो मौसम की गर्मी है, हिद्दत है, इसको अपने मिजाज पर ज़्यादा से ज़्यादा असरअंदाज होने से बचने के लिए, मतलब इसका असरात कम हो, तो क्या कोई टोटके क्या हो सकते हैं कभी इससे बच सके? टोटके ये है कि सबसे पहले इंसान जब घर से निकले तो वो अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करके निकले। अगर कोई चीज़ अचानक से आपके सामने आती है ना, जैसे आप घर से परेशानी में निकल गए और बाहर पता चला कि घर की परेशानी का एक बड़ा सबब ना महंगाई भी है ना जी, जाहिर है, वो प्रेशर है। सब्जियां आपको पता है बड़ी महंगी होगी, बहुत महंगी। टमाटर जो है वो कहीं चला गया है अचानक ये सैलाब की वजह से भी। लेकिन मैं आपको जो है ये ऐसे ज़बानी कलामी नहीं बता रहा, हमारे एक रिपोर्टर बिलाल यूनुस जो है वो लाइन पर मौजूद है, वो सब्जियों के रेट भी आपको बताते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस भाव बिक रही है। बिलाल यूनुस, बताइएगा सब्जियों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सैलाबी तबाही के बाद रोज़मर्रा की सब्जियां भी आवाम की दस्तरस से दूर होती चली जा रही हैं। सैलाब की तबाहकारियों और सप्लाई चेन मुतासर होने से मुल्तान की मार्केट और मंडी में रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त भी अगर हम बात करें सप्लाई चेन मुतासर होने से कौन सी सब्जियां जो है वो इस वक्त मुल्तान की मंडी में
महंगी हुई हैं, उनमें मकामी जो खेत सब्जियों के ज़ेर आब आने की वजह से जो बुनियादी सब्जियां हैं इसमें इस वक्त करेला, भिंडी और शिमला मिर्च की कीमत में जो है वो इजाफ़ा देखने में आया है, जबकि टमाटर की कीमत जो है वो इस वक्त मकामी तौर पर उसकी फसल तो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त टमाटर जो है वो ईरान और बलूचिस्तान से मुल्तान में लाया जा रहा है। इस वक्त उसकी कीमत में जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर की कीमत जो है वो तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में टमाटर 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज भी फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि भिंडी की कीमत की बात करते तो भिंडी फ़ी किलो के हिसाब से मुल्तान की मार्केट में तकरीबन 250 रुपये, जबकि करेला 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि बैंगन की फसल भी मुल्तान की मार्केट में जो है वो इस वक्त बाहर से लाई जा रही है। उसकी कीमत की बात करते हैं तो इस वक्त की बैंगन की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है, जबकि और दीगर सब्जियों में सरकारी नक़दनामे के मुताबिक आलू 87 रुपये, जबकि प्याज 70 और टमाटर 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर किए गए हैं। जबकि प्याज जो है वो इस वक्त वो भी बलूचिस्तान के इलाके से मुल्तान की मार्केट में लाया जा रहा है। इस तरह और दीगर सब्जियां भी जिनमें बंद गोभी और गाजर और मेथी, पालक के साथ दीगर और सब्जियां भी जो हैं वो मुल्तान की मार्केट में बाहर से लाई जा रही हैं, पंजाब बाहर से, तो इस वजह से इनकी कीमतों में भी जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि और दीगर सब्जियों की बात करते हैं जिनमें इस वक्त मकामी फसल ना होने की वजह से जो है वो लहसुन और अदरक की कीमत में भी अच्छा खासा इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त लहसुन जो है वो तकरीबन 330 रुपये, जबकि अदरक 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि फलों की बात कर ले तो फलों की कीमतों की भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि दुकानदारों ने अपनी मनमानी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। फलों में भी इस वक्त फलों की मार्केट में जो है वो पपीता तकरीबन 550 रुपये, जबकि अंगूर 600 और अनार 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि और दीगर फलों में इस वक्त अमरूद 130, चीकू 330 रुपये और जापानी फल 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज की रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर किए गए हैं। जबकि मार्केट में इनकी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आती है। इस वक्त मार्केट में अमरूद 210 रुपये, चीकू 400, जापानी फल 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि और दीगर फलों में सेब 300, मौसमी 60 और गर्मा 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब हैं। जी शुक्रिया बिलाल यूनुस, आपने कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई। क्यों डॉक्टर साहब? खबरें तो सारी सब्जी और फलों की ऐसी थी कि बस हम असल में हमारा ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में कम से कम जो कीमतों का के तयन का निज़ाम कोई मौजूद नहीं है। ये जिसको हम निज़ाम तो मौजूद है, नहीं जिसको हम निज़ाम कहते हैं ना, हाँ, मौसर निज़ाम मौजूद नहीं, ये मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। ये आपकी बात ज़्यादा मुनासिब है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है उसका तयन जो है वो आड़ती करता है। अच्छा, इसमें ना एक पहलू ये भी है कि हम सारा काम ना डंडे पर छोड़ते हैं कि जी कोई बंदा आए, डंडा उसके हाथ में हो, वो आके हमें ठीक करे। ट्रैफिक सिग्नल मौजूद भी हैं तो हम कहते हैं यहाँ बंदा तो नहीं है ट्रैफिक पुलिस वाला, हम क्यों रुके, तो डंडा ज़रूरी है। मैकेनिज़्म, प्राइस मैकेनिज़्म के लिए अब मैकेनिज़्म बना दिए है तो फिर डंडा ज़रूरी है। हर मामले में हमें एक डंडा चाहिए। आप देखें कि हम एक सोसाइटी का हिस्सा है ना जी, माशरे में रहते हैं, माशरे में रहने वाले हर फ़र्द के अपने कुछ फ़राइज़ भी हैं। अब ये अभी जो शराबी कैफियत हुई, आप देखें कि लोगों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे, बका की जंग लड़ रहे थे, उनको लूटना शुरू कर दिया दोनों हाथों से। तो ये अफसोसनाक पहलू है कि हम सारे मामला जो है वो हुकूमत पर छोड़ते हैं कि जी वो ठीक करे। हमारी अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं और माशरे जो है वो इसी तरह तश्कील पाते हैं। इसमें दो तरफ की जिम्मेदारियाँ बनती हैं। आपने जो बात की है मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगा कि सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जनरेशन की तरबियत करें, कि जिसमें तरबियत में अखलाकियात शामिल हों कि आपने कम नहीं तोलना, आपने ज़ायद मुनाफाखोरी नहीं करनी, आपने किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना। अच्छा, ये तरबियत से मुराद क्या है? देखें, किसी को नहीं पता इन चीज़ों का, या उसको समझाया जाए कि जी ये नहीं, बताना ज़रूरी है। पता तो सबको है, मोहब्बत ना समझ होती है, इसे समझाना ज़रूरी है। कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है, ये बच्चों को नहीं मालूम। बच्चा जो है वो ईड के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये हमारे फ्राइड का कंसेप्ट है कि इंसान की जो फितरत है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है। या तो वो मज़े की तरफ जाता है या वो खौफ से बच के कोई काम की से रुकता है। मतलब आप कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए साथ साथ ना, ये साथ साथ होनी चाहिए, फिर निज़ाम ठीक हो, फिर निज़ाम ठीक हो। मतलब
जन्नत का तस्वर भी ज़रूरी है और दोज़ख का खौफ भी दोज़ख का ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट भी दोनों ज़रूरी है। होंगे साथ। अब मुझे याद है कि हमारी वालदा ने हमें ना बचपन में एक बात समझाई थी, 3 बातें मुझे आज तक याद है कि एक मेरी वालदा ने कहा था कि किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, हम्म, कोई दे तो आपने चीज़ नहीं लेनी। दूसरा उन्होंने कहा था कि सिनेमा में नहीं जाना, कि ना यहाँ पे अच्छे लोग नहीं जाते, यानी कि जो हमारे दौर का इरा था उसमें शरीफ लोगों के लिए सिनेमा अजीब सी चीज़ बनती जा रही थी, क्योंकि लिचरपन आना शुरू हो गया था उस ज़माने में। तो मुझे याद है कि मेरे दोस्त थे चौधरी मोहम्मद वकास कम्बो, आजकल दुबई में होते हैं, उन्होंने एक दिन कहा, प्रोग्राम बनाया कि हम चलें सिनेमा देख के आते हैं। मैंने बताया, मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा जी चलें, या तो सब लोगों की टिकट भर दें या आप भी साथ चलें। 13 असल लोग। में आपका जो ये जो वाक़या है ना, उसमें इतनी दिलचस्पी है कि उसको ज़रा गौर से सुनने की ज़रूरत है। वो दरमियान में वक्फे का वक्त आ जी, गया, वक्फा ले लेते हैं, फिर फिर यही ये कंटिन्यू करें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ये डॉक्टर साहब से सुनेंगे सिनेमा का हाल, लेकिन एक वक्फे के बाद। फिर से खुशामदीद और फिर से गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग 11:30 बजे तक चलती है। 12 बजे चलनी चाहिए जी, 12 12 बजे के बाद फिर हाँ, हम मतलब कहते हुए वो कभी तो नमाज से पहले मॉर्निंग होती थी, नमाज के बाद तो फिर काम का वक्त शुरू हो जाता बस था। अच्छा ऐसे ही। वो आप बताइएगा ना, जो आप सिनेमा गए, अच्छा हाँ। ये ज़हन में रखिएगा, आप उस बंदे से बात कर रहे हैं जो एक दिन के 3 शो देखता था सिनेमा में अच्छा। जाके। हाँ, तो चौधरी वकास साहब ने मुझे कहा कि जी आप या तो 13 लोगों की टिकट भरें या आप भी हमारे साथ चलें। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं 13 लोगों की टिकट भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी वालदा का हुक्म जो है वो नहीं डाल नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे कहा है, समझाया ठीक है। खैर ये लोग टिकट लेने चले गए, लेकिन वहाँ जाके फिर उन्होंने फैसला किया कि अरे एक हमारा साथी बाहर खड़ा हुआ है और ये पूरे शो के दौरान बाहर खड़ा रहेगा, तो इन्होंने भी अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। आप इस बात से सिर्फ एक बात अंदाज़ा लगाएं कि जो वालिदैन का कहना है वो अगर आपके जहन के अंदर समा बैठ जाए जाए तो वो कितने तो असर आप रखता है, 40 से कितने 45 असर साल के रखता है। बाद भी हाँ। उससे डिनाई अच्छा, नहीं ये कर ज़ाहिर सकते। है उनके ज़हन में ये था। अच्छा, हमारे सिनेमा ने बड़ा रोल भी प्ले किया, बड़ा जी, अच्छा जी। रोल भी प्ले किया, लेकिन आपके जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसा दौर फिर आया, आहिस्ता आहिस्ता वो तबाही होती गई। तबाही होती गई। मैं तबाही उसी के दौर दायरे की में, बात कर रहा हूँ, तो हाँ, उससे कि- ज़ाहिर है उसमें कुछ भी नहीं कि था उसमें लिचरपन और था। उसने सोसाइटी को बड़ा ख़राब भी किया। जी, जी। अच्छा, डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे खित्ते में सैलाब आया हुआ है और सैलाब की सूरत हाल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस सैलाबी कैफियत में जो घिरे हुए लोग हैं उनकी नफ्सियात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ ब्यूरो चीफ रज़ा मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे ये ज़रा जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। रज़ा मलिक साहब बहावलपुर से मौजूद हैं। रज़ा साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त सैलाब की, और वहाँ क्या मंजरनामा है, को पानी उतर रहा है, चढ़ रहा है, क्या अमली सूरत हाल है क्या? देखिए, बुखार साहब, विश्व का जो सूरत हाल है वो यही है कि जितने भी दरिया हैं वो डाउनवर्ड्स हैं, उनमें पानी की सतह जो है वो मुसलसल कम हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हेडपाजनत है वहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव 3.25 लाख क्यूसेक तक आ गया है, जिसके बाद जो है हमारी जो बात हुई थी मिनिस्टर फॉर इरिगेशन से, उन्होंने कहा कि जैसे ही जो है ये तमाम बराज स्ट्रेस से बाहर आएंगे तो जो फौरी तौर पे काम करने वाला है वो ये कि उनकी चेकअप के बाद फौरी तौर पर जो नहरी निज़ाम है उसको बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो बहुत से लोग जो हैं वो सैलाबी पानी से डूब रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो चावल की काश्त की गई है और पानी जो है वो उनकी अक्सर जरूरत है। तो इस वाले से लेकिन जहाँ तक बात है सैलाबी सूरत हाल की, तो हेडपाजनत पर जो है वो पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसकी सतह मुसलसल कम हो रही है। लेकिन अलीपुर जो है वो बहुत वर्स्ट हिट है उस सैलाब से और जो है समझें कि 70% से जायद रकबा जो है अलीपुर का वो ज़ेरे आब है। सिर्फ 2 से 3 ऐसी यूनियन काउंसिलें हैं जो बची हैं, बाकी सारी बुरी तरह से मुतासिर हैं। और आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का भी जो दौरा है वहाँ मुतवक्के है, जहाँ वो रिलीफ के कामों के हवाले से रज़ा साहब ये बताइएगा मुझे, रज़ा साहब अलीपुर शहर में भी यही सूरत हाल है या मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वो डूबे हुए? देखिए, जो अगर बात करते हैं शहर की, तो जो शहर इटसेल्फ बच गया है, मौजूद है, खड़ा है, लेकिन शहर के अतराफ में पानी आ गया है। सीतपुर रोड पर आप जैसे 1 किलोमीटर आगे सफर करें तो पानी खड़ा है। अलीपुर से आप जैसे हेडपाजनत की तरफ सफर करें तो 1 किलोमीटर बाद आपको सड़क के दोनों तरफ पानी नजर आ जाता है। आप खैरपुर की तरफ सफर शुरू करें तो 3 किलोमीटर के बाद आपको सड़क किनारे जो है वो मोहित फकीर के पास से आपको सारा तरफ जो है वो आपको पानी नजर आना शुरू हो जाता है। ये पानी फिर हद निगाह ये पानी है जो फैला हुआ है और बड़ी दूर तक ये पानी पहुंचा है। फसलें ज़ेरे आब आई हैं, घर जो है, देखिए जो
देहात में जो लोग हैं वो घर बनाते हुए, उनके तो ये ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि कभी चनाब का पानी जो है वो इस हद तक भी आ सकता है। तो अब उनके घर गिरे हैं और लोग बहुत बेसरो सामानी के आलम में बैठे हैं। खाने के हवाले से भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना बहुत है। मुश्किल पीने हालात के हैं। साफ अच्छा पानी को रजा साहब, ज़रा सतलुज की सूरत हाल बताइएगा, क्योंकि सतलुज में देखिए, हमने सतलुज देखा में गंडा जो सिंह है पे मुसलसल 20-25 दिन पानी जो है वो एक ही सतह पर आता रहा। तो अब ये एम्प्रेस ब्रिज या मेल्सी साइफन या इस्लाम पर पानी की सतह गिरना शुरू हुई है या बरकरार है उसी सतह पर? देखिए, ये ना 2 हफ्तों के बाद आज एम्प्रेस ब्रिज पे जो है वो फॉलिंग ट्रेंड है और जो पानी है वो गिर रहा है और जो सतह है वो कम हुई है। 12.6 फीट तक जो है इस वक्त जो सतह है पानी की वो मौजूद है, लेकिन जो है ये 13.6 फीट तक गई थी ये सतह, और अब 12, इसका मतलब है कि 1 फुट तक जो है वो पानी इसमें एम्प्रेस ब्रिज पर कम हुआ है। लेकिन इस वक्त जो है वो एक बार फिर जो गंडा सिंह के मकाम पर जो है वो दोबारा से सैलाबी सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है, और यही पानी जो है वो अल्टीमेट जो है हैड सलमान के बाद हैड इस्लाम से गुजरेगा, मेर्सी साइफन से गुजरेगा और फिर एम्प्रेस ब्रिज से जो है वो गुजरेगा। क्योंकि जो भारत का जो एरिया है जहाँ बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, तो उनके जो पोंग टाइम है बाकी हरीके से जो पानी है वो सारा पानी जो है वो गंडा सिंह छोड़ा जा रहा है, और वो गंडा सिंह से जो पानी है वो पाकिस्तान में इंटर होकर उससे भी बहुत ज्यादा, सतलुज की वजह से बहुत ज्यादा तबाहकारियां जो है सैलाब की सामने आई हैं। बहुत सैकड़ों हजारों की बस्तियां जो है, अगर जनूबी पंजाब में ही बात करें तो हम भावल नगर से लेके और उच्च शरीफ तक का इलाका अहमदपुर शर्किया उसकी तहसील है, वो अपस्ट्रीम भी और डाउन स्ट्रीम भी। डाउन स्ट्रीम तो जो है वो अगर हेडपंडा से नीचे की तरफ जाए तो बेट शिकरानी है, बस्ती बख्तियारी है, वो सारी आबादियां जो है वो इस वक्त बुरी तरीके से जो है ना वो सैलाब की नजर हुई नहीं है, और वहाँ लोगों के घरों में कई फुट पानी जो है वो मौजूद है। ऐसे अगर आप स्ट्रीम आए तो बस आपको चिरी से शुरू हो जाए। ये जहाँ जलालपुर पीरवाला के पास जो है वो एक ब्रिज किया गया और पानी जो है उसकी कलवट से बाहर आना शुरू हुआ, तो उससे जो मोटरवे M5 को भी नुकसान पहुंचा। तो उसके साथ बिल्कुल जो है वो मलिंगा दरिया सतलुज के पानी ने भी बड़ी मार की हुई है, और हर तरफ जो है दाएं बाएं दोनों तरफ जो है वो सतलुज का रजा साहब पानी ये जो है बताइएगा, ये वाकई बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, हर तरफ पानी पानी है, पूरा जनूबी पंजाब जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। ये जो लोग कैंपों में बैठे हुए हैं, जो इनखला करके बाहर आए हैं, आपसे मुलाकात उनकी होती है, तो उनका मुतालबा क्या है? क्या बड़ा मुतालबा वो क्या कर रहे हैं कि उन्हें ये मदद फराहम की जाए ताकि वो दोबारा बहाली की तरफ जा सकें? या देखिए, मैं मुखर्जी साहब, आप बड़ा जहादीदा हैं और आप बड़े जो है सहाफत के शोबे में सीनियर मोस्ट आदमी हैं, और आपने सारी चीजों को जो है वो खुद बहुत जेर जबर देखे हैं। इस वक्त जो लोग हैं ना, जो मैं समझता हूँ हमारी जिनसे भी बात हुई है, तो बुनियादी तौर पे वो सदमे की कैफियत में है। मतलब एक जो है कि आप जैसे वो सदमे से बाहर आएंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ हो क्या गया है। हमारे जिन लोगों से भी बात हुई है वो इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह का सैलाब आएगा, और अब उस सैलाब में जब उनके तमाम दरो दीवार घर सब जो है वो बह गए, उनके जो साल भर का अनाज जमा किया हुआ था। देखिए, लाइफस्टाइल जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी देही जिंदगी में जो है, और लोगों के जो है वो कीमती मवेशी जो है वो अभी तक सैलाबी इलाकों में फंसे हुए हैं, और किश्ती वालों ने मुंह मांगे दाम लिए हैं उनको बाहर लाने के लिए, लोगों को बाहर लाने के लिए। जो लोग हैं अभी तो खुद से जाके टेंट ले आए हैं किराए पे, और टेंट लगाकर उनके नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि हुकूमती इक़दाम जो है वो बेशक वो अपनी तरफ से जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो इंतहाई नाकाफी साबित हो रही है। इंतहाई महदूद वसाइल है, जबकि जो वॉल्यूम है और मसाइल का वो बहुत ज्यादा है, और लोगों को शदीद तकलीफ का सामना है। पीने का साफ पानी नहीं है, खाने की कमी है, चारे की कमी है, हर तरह के मसाइल का जो है वो इस वक्त सामना करना पड़ रहा है लोगों को जो सैलाब से मुतासरा है। जो फ्लड रिलीफ कैंप में पहुंच गए हैं उनको आफियत इस लिहाज से मिल गई कि उनको 3 वक्त का जो खाना है वो उनको हर सूरत दस्तयाब हो गया, शेल्टर मिल गया। अच्छा रजा साहब ये बताइएगा कि जलालपुर पीरवाला और बहावलपुर के और लोधरा के दोनों किनारे और जलालपुर पीरवाला, अलीपुर और सीतपुर के इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और यहाँ से लोगों की ज़िंदगी जो है वो दाव पर लगी रही। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो इनखलाकी सारी कार्रवाइयाँ की, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, बर वक्त बाहर निकालने के लिए इक़दाम किए, वो काफ़ी थे, या कहीं आप महसूस करते हैं कि कहीं कोताही हो गई और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए?
देखिए बिल्कुल, ये मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि सारे मामले की ना एक दफ़ा छानबीन ज़रूर होनी चाहिए कि एक चेन ऑफ कमांड है, एक डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने जो है वो मैसेज कन्वे किया अपने एसीज को, और एसीज ने वो मैसेज कन्वे किया आगे रेवेन्यू जो स्टाफ है, जिसमें तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कनको है, पटवारी हैं। अब वो पटवारी साहबान ने व्हाट्सएप पर तो जो है वो सब ओके की रिपोर्ट जो है वो कर दी कि जी तमाम ऐलानात हो गए, वो 2-4 ऐलानात उन्होंने करके उनको जो है वो एक व्हाट्सएप पे अपनी हाजिरी लगवा ली। लेकिन अमली तौर पे जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इनकला शदीद नहीं हो मसाइल सकता। का शिकार है। इसमें मैं एक बात आपको ना, मैंने ना बड़ा इस बात पे सवाल करने पे भी मैं शर्मिंदा हुआ। कुछ लोग जो रात को 9 बजे एवेकुएट होकर आ रहे थे सैलाब इलाके से कश्ती, तो मैंने कहा यार आप लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं, जब इंतजामिया ने आपसे कहा कि आप बाहर आए तो आप क्यों नहीं आए? तो उसने जिस नजरों से मुझे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। उसने कहा देखिए हम ये मेरा भाई है, ये मेरा कजन है, ये मेरा बहनोई है, हम 4 बंदे हैं, हम 4 बंदे कराची मजदूरी करते हैं। जनूबी पंजाब से बहुत बड़ी तादाद जो है वो सियालकोट और दूसरे बड़े शहरों में जाके अपनी रोजी रोटी कमाने का थे। उन्होंने कहा हमारे तो जब थल्ले पे पानी चढ़ा तो हमारे घर वालों ने फोन किया तो हम वहां से पैसे उधार पकड़ के भागे हैं, और यहाँ भी ये जो किश्ती वाला हमारा सामान बाहर ला रहा है, ये घर वाला, इसको हमने अपना जो हमारा जानवर 1.5 लाख रुपए मालक का था मवेशी, हमने 1 लाख रुपए का इसके हवाले किया है, और इसको देने के बाद ही इसने हमारे 4 चक्कर लगाकर हमारे घर का सामान जो है, अभी हम सड़क पे पहुंचे हैं, अभी हमें नहीं पता कि हम कहाँ बैठेंगे, हम ये सामान कहाँ रखेंगे, इसको कैसे कवर करेंगे। एक चैलेंज के बाद एक और चैलेंज है, फिर उसके बाद एक और चैलेंज है, बेपर्दगी के मसाइल हैं इतने बड़े लोगों के लिए, ठीक है। इतनी बड़ी खवातीन और रज़ा बच्चों साहब, के लिए रज़ा washrooms साहब की- बहुत शुक्रिया। आपसे मज़ीद बात करते ब्रेक का वक्त हो गया। यकीनन इसमें हमें सीखने के लिए बहुत सारे मौके हैं, हमें जानना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम नफ्सियात पे बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब। उनसे पूछ रहे हैं कि हमारी नफ्सियात क्या है, हमारे माशरे की नफ्सियात क्या है, और वो जो सैलाब ज़दगान हैं वो किस नफ्सियाती कैफियत से गुजर रहे होंगे इस वक्त। ये जो आपकी रिपोर्टर भी बात कर रहे थे, हाँ हाँ, उनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमारे इस वक्त माशरे में हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, ये 4 ग्रोहों पे मुश्तमिल है। एक ग्रोह वो है जो जालिम है, जो मौके से फ़ायदा उठा रहा है। एक मजलूम तबका है जो वो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है, जैसे वो बता रहे कि 1.5 लाख का जानवर 1 लाख में बेचा और अपने घर वालों को वो कश्ती के ज़रिए लेके आए हैं। तीसरा तबका वो है जो तमाशबीन है, यानी कि इस वाक़े को बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और वो इंटरवेन कर सकते होंगे, लेकिन उन्होंने इंटरवेन नहीं किया। ये तमाशबीन का ग्रुप है। और चौथा ग्रुप जो है वो इस तमाम चीज़ों की फिल्मबंदी कर रहा होगा, जैसे कोई आदमी डूब रहा है, 4 आदमी उसका अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। उसूल ये बनता है कि वो मोबाइल छोड़ के उसको बचाने की तरफ रुजू करें। हमारी बहसीत कौम, हमारे अंदर एहसास ख़त्म होता जा रहा है। वैसे हम बहसीत कौम सारे ज़ालिम हैं, मतलब वही ना, ये ऐसे ही हाँ, हम सारे सारे अपनी इस्तात के मुताबिक जुल्म करते अपनी हैं। इस्तात के मुताबिक कर रहे हैं। एहसास ख़त्म हो गया हमारी सोसाइटी से। हालांकि ये जो तमाम कश्तीबान थे, इन्हें चाहिए था कि ये 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपनी जो तमाम सर्विसेज फ्री कर दें। लोगों की जान बचानी है। अच्छा, बात क्या फिर ये कि कोई साहिब हैसियत आदमी ऐसा नहीं है कि जो एक कश्ती वाले को कहे कि भाई ये लो इतने पैसे और तुम्हारी ड्यूटी है, 10 दिन तुमने ये करना है, ये तुम्हारी तनख्वाह इतनी होगी, तो और कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि मतलब कितने लाख, एक बड़े से बड़े गजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह। जिसका घर उसके सामने ख़त्म हो गया, वो तिनका जोड़ के घर बनाया होता है, वसाइल तो नहीं होते ना, उसके सामने उसका घर मलिया मेट हो गया, उसका जो सामान छोटा मोटा जो भी था वो सारा बह गया, उसके वसाइल जो रोज़ी के वो ख़त्म हो गए, वो अब किस कैफियत में होगा, और उसके ऊपर डिप्रेशन होगा, वो तो ख़त्म हो गया ना जी। वो तो अब उसको कैसे उस सारी सूरत हाल से बाहर निकाला जाए? हौसला देखिए, ये जो हमारे यहाँ ना चपकलशी चल रही है, हुकूमत ये चाहती है कि आवाम अपने मामलात की खुद निगरानी करे, अपने मामलात को खुद हैंडल करे।
आवाम ये चाहती है कि हम एक रियासत में रहते हैं, तो हुकूमत का ये काम है वो ये वो तमाम हमारी काम निगरानी करे। करे, ठीक है। अब दरियाओं का पानी जिस रास्ते से आएगा उसका तायुन किसने करना है? आवाम ने नहीं करना। नहीं करना। हुकूमत का ये काम बनता है कि वो दरिया के पहले तो रास्तों वो की की बानी दरियाओं करे। को स्पेसिफाइड करे ना, हमें बताया तो सही भी ये दरिया यहाँ से शुरू ये होता है, यहाँ से शुरू खत्म यहाँ होता है। ख़त्म हो जाएगा। हाँ। फिर आप ये देखें कि मलेशिया में मतलब एक साल के अंदर, आप मलेशिया पढ़ते रहे? मैं मलेशिया में PhD अच्छा। मेरी है वहाँ की, मैं काफ़ी अर्सा वहाँ रहा ठीक है। तालीम के सिलसिले में। तो दो चीज़ें वहाँ पे मैंने देखी हैं। वहाँ पे पूरा साल चीज़ों का रेट एक रहता है, पेट्रोल का रेट एक रहता है, अच्छा। रोटी का सब्जी का रेट एक रहता है। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहता? हर 15 दिन बाद रिवाइज करते। अब तो हम हर सोच रहे हैं डेली कि हफ्ते बाद, हाँ डेली डेली मतलब यहाँ पे आड़ती हाँ, हाँ। आड़ती का आड़त तायुन कर रहा है। हम्म, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मौसर निज़ाम नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। दरिया वहाँ पे आप कोलमपुर में अगर आप जाएं तो उन्होंने एक मसूनी दरिया बनाया हुआ है जिसमें कश्तियाँ चलती हैं और छोटे जहाज़ चलते हैं और वो पूरे शहर को वो। अच्छा, ये तो हम उन मुल्कों की बात कर रहे हैं ना जो हमारे जैसे थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हमसे बाद में हाँ। तरक्की उन्होंने तो पाई। वो जो हम तो किसी डेवलप कंट्री से मुआवजा ही नहीं कर रहे। नहीं मतलब देखिए, अगर यहाँ डॉक्टर साहब मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो दरियाओं का निज़ाम, नहरों का निज़ाम जिन्होंने संभाला हुआ है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये जिन लोगों के पास ये निज़ाम है या जो ये कर रहे हैं, ये बिलो द एवरेज लोग हैं। जो ब्रेन है वो यहाँ काम कर ही नहीं रहा है। अगर ब्रेन यहाँ पे काम कर रहा होता तो ये जितने शहर हैं, एक शहर को 15 से 20 किलोमीटर का स्पैन चाहिए। 15 से 20 किलोमीटर में आपने 900 किलोमीटर की मोटरवे बना दी, 15 किलोमीटर का बंद नहीं बनाया जा सकता शहर को बचाने के लिए, जब हर साल सैलाब तो बने हुए हैं लेकिन ज़रा कमज़ोर नहीं, बंद हैं और इतने बड़े। मज़ीद अच्छा, बनाए चलें ज़रा आगे चलते हैं जी। कि ये जो सैलाब ज़दगान हैं, इनको ये मैं ये जानना चाह रहा था कि वो ज़्यादातर जिनके ये नुकसान हुए हैं, जिनकी कोई माली नुकसान अपनी जगह पर, जानी नुकसान भी हुआ है, लाइफ स्टॉक का भी नुकसान हुआ है, वो किस कैफियत में होंगे? मतलब वो कोई नफसियाती आर्जे में मुब्तला हाँ, होते इसमें हैं? मैं समझता हूँ कि अगर हम टेक्निकल ज़ुबान में बात करें तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो इनको लाहक हो सकता है कि कोई इनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू कहीं पे कोई नुकसान हुआ है तो वो उस सदमे से ये गुजर सकते हैं। ठीक है। अब वो बाहर कैसे आए सदमे से? सदमे से बाहर आने के दो तरीके हैं, या तो ये इमीडिएटली अपनी साइको रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएं या इनका वो तो मदावा हो आप जाए। डॉक्टर की तरफ भेज रहे हैं उसे, वो तो उसके पास शायद मुमकिन नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि दो हल हैं, या तो उसका मदावा हो जाए उसके दुख का, ठीक है, उसके हुकूमत नुकसान को का। सपोर्ट करे, माली मदद कर दे, यकीनन करनी चाहिए और उससे जो है यकीनन पैकेज करनी का- चाहिए ठीक है। हुकूमत को। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक फ़ंड पड़ा हुआ है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इसका बहुत सारा पैसा साल में हम मुख्तस करते हैं। इसी को मेरे ख्याल से इस फंड को ही ये अगर तो हम खैर यूटिलाइज वो कर लें, सपोर्ट होगी, लेकिन मेरे ख्याल है इसके लिए मजीद फंड्स की जरूरत होगी। मजीद गवर्नमेंट फंड ने देखिए, प्लान भी किया है, कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रोक के जो है वो पैसे इधर डेवलपमेंट खर्च के किए। अच्छा, प्रोजेक्ट ये बताइएगा जी। कि ये जो अभी आप कह रहे हैं कि नफसियाती आर्जे में मुब्तला हो सकते हैं, कि हमें ये एहसास है, हम कभी नफसियाती आर्जे को कोई आर्जा समझते हैं, इसको बीमारी फील करते हैं? नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता। पता नहीं होता। हम ये- डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, हाँ, हाँ। हम मायूसी की तरफ जा रहे होते हैं, हम सुसाइडल आइडिएशन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन हमें खबर नहीं होती। हम उसको समझते हैं कि बस ठीक है, क्या हालात हैं। क्या अलामात क्या हो सकती हैं? अगर हमारे ऊपर डिप्रेशन का कोई शदीद हमला है तो उसकी कोई जनरल अलामात वो खुद भी महसूस कर सके और इसके इर्द गिर्द के लोग भी महसूस कर सकें? नफसियाती आर्जे का जो सबसे आसान तरीका है, सबसे कसौटी जो उसकी हम कहते हैं कि सबसे आसान कसौटी ये है कि जो बग़ैर आप डॉक्टर के, बग़ैर किसी स्पेशलिस्ट के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई शख्स अपनी रोज़ाना मामूलात को सर अंजाम देने के में रुकावट महसूस कर रहा हो, या अदा ना कर रहा हो, या अदा करने के काबिल ना रहे, तो और वो जिस्मानी तौर पर ठीक हो, ठीक है, तो वो नफसियाती मर्ज का शिकार हो चुका है। मसलन एक आदमी है, वो उसका दिल उठने को दिल ही नहीं दिल कर नहीं रहा, कर रहा, ठीक है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम में। वो प्रॉब्लम में है, नफसियाती अच्छा, अब प्रॉब्लम। उससे बाहर कैसे निकले? इर्द गिर्द के लोग उसे सपोर्ट करेंगे या वो खुद हिम्मत करेगा? क्या मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहले तो ये ख़ानदान का जो एक निज़ाम है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, सबसे बेहतरीन वही उसके सपोर्टर हो सकते हैं और उन्हीं को होना चाहिए। देखिए, मोहल्ले वाला तो बहुत देर में पहुँचेगा, आपके अजीज़ व क़रीब जो हैं वो आपके पास जो करीब रहने वाले हैं वो आपके दुख को बहुत जल्द
समझ सकते हैं और उसका मदावा कर सकते हैं। दूसरी जो स्टेज है वो हुकूमत की है कि हुकूमत आए और उस आगे बढ़े, उनके सेहत के मसाइल हैं, उनके रोज़गार के मसाइल हैं, उनके जानवरों के बीमारियों के मसाइल हैं, फिर रिहैबिलिटेशन के मसाइल हैं, फिर उनकी दोबारा आबादकारी के मसाइल हैं, उनके जो घरों के नुकसानात हो गए अच्छा, हैं। एक टोटका मैं भी बता दूं आपकी जी, इजाज़त, जी। छोटे मोटे वायरल नफ्सियात आप डॉक्टर हैं पीएचडी है माशाल्लाह। वो जो ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आप कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारें। जी जी वो एक बेहतरीन रास्ता है कि वो आपको इस कैफियत से बाहर निकाले। बाहर मिसाल निकाले। आप ताश वाश खेलने वाले हैं तो उनके साथ बैठ के ताश ताश खेल खेल लें, लूडो जा खेल सकते लें, हैं। ठीक है ना जी, कोई गेम शेम खेल गेम लें, शेम गपशप खेल कर लें, चाय पे इकट्ठे हो जाएं, तो वो आपको उस कैफियत से बाहर निकालने में बड़े बाहर मददगार होंगे। और वहाँ जो आप वो जो टाइम गुजारेंगे वो क्वालिटी टाइम होगा। वो क्वालिटी टाइम है Quality जिसे time होगा हम अपनी इसमें अपनी नफ्सियात की ज़ुबान में हम कहते हैं कि लेजर टाइम स्पेंडिंग है ये बुनियादी तौर पे। और ये जहनी मसाइल से निकलने का बड़ा आजमूदा टोटका है। आजमूदा टूट के हमारे देहात में ना वो गेम्स खेली जाती हैं जिस पे खर्चा उर्चा ना हो, ज़ाहिर वसाइल नहीं है, तो वो वॉलीबॉल बड़ी कॉमन है जी, वहाँ पर, वो वॉलीबॉल बड़ी खेली बहुत जाती है। कॉमन है। अच्छा, कुश्ती कबड्डी ये कबड्डी बड़ी, है, ठीक है ना, कुश्ती गुल्ली है। डंडा, ठीक है ना जी, और वो जो 12 गोटी है बैठ के आपस में खेलते हैं। तो ये इस तरफ वो आए अपनी आए, गेम आए। शेप्स को गेम बहाल शेप करें, के, तो थोड़ा सा रिक्रिएशन होगी और मेरा ख्याल है वापसी को जी, जी। बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। ख़वातीन जो है उन पर ये सारे जो हालात हैं वो किस हद तक उनको डिप्रेस कर रहे होंगे और उनकी सेहत पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि ख़वातीन ज़्यादा सफ़र करेंगी इस मामले में। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि ख़वातीन सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, मर्दों से ज़्यादा सेंसिटिव हैं ख़वातीन, वो चीज़ों को ज़्यादा फील करती हैं। दूसरा ये कि हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की ख़वातीन हैं, मोस्टली ख़वातीन के ऊपर घर की जिम्मेदारी है पूरी, वो ये समझती असल तो उनका इंस्टीट्यूशन बिगड़ गया ना जी, वो हाँ, सारा तबाह हो गया, उनका इंस्टीट्यूशन तबाह हो गया। हमारी घर की खातून घर चलाती है, मर्द तो सिर्फ बाहर गया, काम किया और अर्निंग करके आ गया। उस घर का निज़ाम जो चलाना है वो हमारी खातून चला रही है। तो वो अब इस मज़ीद परेशानी के अंदर परेशान होगी कि मैं पहले ही मुश्किल में थी और अब ये जो मज़ीद मुश्किलात का मैं शिकार। अच्छा, वो वसाइल ना होते हुए भी उसने घर के लोगों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना है, ठीक है। अगर आप इजाज़त दें और नाज़रीन अगर आप इजाज़त दें तो छोटी सी ब्रेक ले लें, हम यूँ गए और यूँ आए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आपको तजस्सुस होगा कि वक्फे के दौरान हम क्या बातें करते हैं, कभी आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि वक्फे में क्या होता है, स्टूडियोज़ में क्या होता है। डॉक्टर साहब, अभी ये जो है ज़िक्र हो रहा था सैलाबज़दा इलाकों का, वहाँ पर अब दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने कई ऐसे सैलाब देखे हैं, उन्होंने निपटा भी है, उन्हें पता है कि वो सारा तरीक़ाकार आता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा सैलाब देखा, मतलब उसकी होलनाकी को भी पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया। उन पर क्या असरात मरतब होंगे जिन्होंने पहली दफ़ा ये सैलाब देखा, उसकी होलनाकी को देखा, और उनकी जिस्मानी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा पे कोई असरात मरतब होंगे, तालीम के सिलसिले पर जो है वो असरअंदाज होंगे, क्या सूरत हाल होगी? तालीम का सूरत हाल तो ये है कि मैं जिस इदारे में पढ़ाता हूँ तो वहाँ क्लास आधी है, तो आधी क्लास ने वो अपने शनाख्ती कार्ड के साथ ये एप्लीकेशन भेजी हुई है कि हमारा इलाका जो है वो सैलाब का ज़दा हुआ हुआ है, तो हम आने से कासिर हैं, हम अपने फैमिली की सर्वाइवल में मसरूफ़ हैं। तो तालीमी नुकसान यकीनन है। फिर इसकी वजह से जो मुआशी नुकसान है, असल ये अज़ियत है। उसकी वजह यह है कि किसी ने इनको खाने को नहीं देना, किसी ने इनकी फीसेस नहीं देनी, ये इन लोगों ने खुद ही अपना जमा शुदा जो चीज़ बची। तालीम से तो अगला मरहला आ जाता है, पहले तो रोटी का बंदोबस्त करना है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अज़ियतनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमारी इस कौम को इस मुसीबत से निकाले। और ये भूख की जो है ना, एक काशिफ सजाद साहब का मुझे शेर याद आ रहा है कि कैसे सुनाई दें तुम्हें भूख की चीखें, तुम पे कभी गुर्बत के ज़माने नहीं आए। तो जो लोग हर रोज़ 3 टाइम खाना खा रहे हैं ना, इनको अंदाज़ा नहीं है कि जो सैलाब अंदाज़ा हो सकता है, एक टाइम का खाना छोड़ के देखें तो अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन वो तो आपने अपनी आज़ाद रजामंदी से छोड़ा हुआ है ना। फिर भी अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपके पास वो एक टाइम दस्तयाब नहीं है। अच्छा, ये सारे वो लोग हैं
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दी है कि वो बाई चॉइस खाते हैं, बाई चॉइस मतलब जो दिल कर रहे हैं। उनके सामने अगर दाल है तो वो उठा के एक तरफ रख देते हैं, दाल नहीं खानी, सब्जी नहीं खानी, गोश्त भी फलां अंदाज से खाना है। तो अल्लाह ताला ने इनको इस्तात दी है, इस कैफियत में है, तो वो तो अंदाज़ा नहीं कर सकते भूख का, इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, हाँ, ताकि इसीलिए, आपको अंदाज़ा हो कि ताकि अंदाज़ा हो भूख भूख की का, शिद्दत जो है शिद्दत वो का किस अंदाज़ा हो। किस तरह असरअंदाज हाँ, होती है। तो अब वो जो बच्चे हैं जो माशी मुश्किलात का भी शिकार हो गए, उनको हुकूमत क्या सपोर्ट कर सकती है? एक तो मेरा ख्याल है उनकी फ़ीसों का बंदोबस्त करना चाहिए शायद। जो बच्चे मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये है कि जो लोग जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, ये हर पटवार खाने के बाद उनका जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारे लोग तालीम छोड़ जाएं, फीसें जी ना देने ऐसा ही के है, लिए। बिल्कुल। फीसें ना देने हाँ, के लिए। या और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि इदारों को, गवर्नमेंट इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं, दोनों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। जो सैलाब ज़दगान हैं उन बच्चों जो मतलब सैलाब ज़दगान का प्रूव सैलाब ज़दगान के इलाके जिनके से घर ताल्लुक, खत्म हो गया, जिनके घर रह खत्म गए, हो हाँ गए, जी, जी। उन बच्चों की फीसिस में उनको कहीं ना कहीं डिस्काउंट ज़रूर देनी चाहिए उनको, या उनका मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे निजी इदारे हैं उनको भी आगे आना चाहिए। कोई हर्ज दोनों नहीं। की बात की है अल्लाह ताला जो है मैंने, वो, हाँ, मैंने सरकारी और निजी दोनों की बात दोनों, की है कि दोनों इदारों को ये चाहिए कि वो अपनी फीसिस को उन बच्चों के लिए माफ़ कर दें या कुछ परसेंटेज उनकी माफ़ कर दें, जिससे ये हो कि उनको थोड़ी सी आसानी मिल जाए। दूसरा ये कि हुकूमत जो है पटवारियों के ज़रिए ये अंदाज़ा लगाए कि कितनी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। हर फसल की एक कॉस्ट है और एक उसका प्रॉफिट है। कम से कम जो है वो उसकी कॉस्ट उसको दे दी जाए कि जो उसका नुकसान हुआ है, खालिस नुकसान है, खालिस नुकसान है, वो उसको दे दी जाए ताकि वो नई फसल अपनी करने के काबिल हो सके उसके काबिल और हो जाए। उनकी जो ज़मीनें हैं उनको हमवार करने में उनको दोबारा आबाद करना पड़ता है ज़मीनें। देखिए ये तो अगर पानी उतर जाएगा, पानी उतरने के बाद भी 20 दिन लगेंगे इसको ये खुश्क होने में, उसके बाद ही फिर तैयारी होगी और फिर नई फसल कोई और। अच्छा, ये तो दुख है जी वो सैलाब ज़दगान का और जो नफसाती अमराज में मुब्तला है उनका। कोई माहिर नफ्सियात का अपना भी दुख है जो इस सोसाइटी में हो। हाँ, ऐसे आप अगर हमारी एथिक्स की किताब पढ़ें तो उसमें एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी माहिर नफ्सियात अपना क्लिनिक या प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अपना नफ्सियाती मुआयना ज़रूर करवाएगा कि क्या वो इस काबिल है। हमारे साथ आसिम सदीक साहब रहीम यार खान के ब्यूरो चीफ हैं, लाइन पर हैं, उनसे ज़रा जानते हैं क्या सूरत हाल है। आसिम साहब बताइएगा, आपकी तरफ जो है वो सैलाब की क्या सूरत हाल है? कोई पानी उतरना शुरू हुआ है या उसी कैफियत से उसी शिद्दत से बह रहा है? देखिए, जिस तरह से पानीनाथ आपको पर मालूम है कि दराई पानीनाथ में भी पानी की कमी होनी शुरू हो गई है और दराई चनाब का ही पानी और जो रहीम यार खान की तहसील जैकलपुर को वहाँ पर अफेक्टेड हुआ है। अब पानी कम होना शुरू हो गया है। अब देखा जा रहा है कि तकरीबन 2-3 दिन में तकरीबन 2 से 2.5 फीट तक कम हुआ है। उम्मीद की जा रही है अगले 2-3 दिन में मजीद कम हो जाएगा। क्योंकि 4 यूनिट कॉन्सेप्ट थी इसकी, जो जिसके 35 मुआवजात थे जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके थे। अब उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 दिन में पानी कम होगा तो लोग अपने घरों को जाएंगे। अभी कोई वापसी भी शुरू हुई है लोगों की कहीं जहां पानी उतर गया और लोगों ने नहीं, अभी ऐसी वापसी तो नहीं शुरू हुई, मगर ये जरूर मौजूद है कि लोग अपने अपने घरों में एक आध फर्द वहाँ पे मौजूद है। कुछ घरों में पूरी फैमिलीज भी मौजूद है। अभी कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर वापसी वो नहीं हुई क्योंकि अभी लोग नहीं चाह रहे। अभी ये जरूर है कि लोग अपने सामान की हिफाजत के लिए वहाँ पर कुछ भाई को, रिश्तेदार को, कोई ना कोई वहाँ पर घर में कोई फर्द जरूर मौजूद है ताकि अपनी हिफाजत कर सके। कुछ फैमिलीज भी मौजूद है, मगर कहा जाए तो अब भी मुकम्मल तौर पर ऐसा पानी नहीं उतरा कि घर की वापसी हो सके। ये जरूर है कि 3 से 4 दिन तक इनकी वापसी मुमकिन जरूर है कि इनकी वापसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पानी उतरना शुरू होगा वापस लोग जाना शुरू कर देंगे। जहाँ 6 इंच पानी आया, 1 फुट पानी आया, वहाँ उतरना शुरू हो गया होगा, वहाँ जाना शुरू कर देंगे। ये बताइएगा आसिम भाई कि ये जो दरियाए सिंध है उसमें हैवी फ्लड है, ये रहीम यार खान के इलाके को ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं या राजनपुर के इलाके को ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं? देखिए, कुछ एरियाज हैं जो राजनपुर की तरफ है। ये स्पेशल पार्ट है। ये तकरीबन आप समझ लें कि चाचरा से लेकर ये टूवर्ड्स बंगला दिल कुशा तक रहीम यार खान का बॉर्डर और राजनपुर का लगता है। कुछ एरियाज किनारे, कुछ राजनपुर के तहसील रुझान है उसकी मुकम्मल साथ टच करता है। राइट साइड का किनारा भी और लेफ्ट साइड वाला
बैंक भी, ये दोनों साइड पे। फिर आगे रहीमिया खान, इसकी जो तकसीम है वो इस तरह से है कि रहीमिया खान की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे मज़ीद बात करते। नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, इसमें आपके लिए काफ़ी रहनुमाई है और कोशिश कीजिएगा कि सैलाब ज़दगान की जितनी मदद कर सकें करें। आपके पास जो इस्तात है उसके मुताबिक मदद करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।